फिर हमें बताया जाता है कि जो बैप्टिज्म ऑफ ब्लड होता है वो डार्क रेड माना को नीचे गिराता है, जो कि नीचे मेल्ट होती है और डिस्ट्रॉय कर देती है उन चीजों को जिनके कांटेक्ट में वो आता है। वो जो ब्लड टाइप मतलब माना होता है वो यूनसियोंग के ऊपर गिर रहा होता है। ये एक ऐसी स्किल है जो ओवरवेलमिंग मैजिक को बताती है वेरिगोस की। ये डिफरेंट लेवल पे है कंपैरिजन में ह्यूमन मैजिशियन के। यूनसियोंग को मैसेज आता है कि जो बॉडी एंड फेस स्किल है वो एम्पलीफाई कर रही है तुम्हारी सेंसेस को। जो हेवनली मार्शल स्किल है वो मिनिमाइज कर रही है इनर स्ट्रेंथ को। और जो थ्री फ्लावर कन्वर्जेंस है वो तुम्हारी इफेक्ट ऑफ मार्शल आर्ट टेक्निक्स को इंक्रीज कर रही है। जो नॉइजी वार्निंग है डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक की, वो कभी भी उसे बॉदर नहीं करती है। जब वो डेंजर को फेस करता है, मतलब एक ऐसे ओपोनेंट को फेस करता है जिसकी स्ट्रेंथ बड़ा सा खतरनाक होती है, तो यूनसियोंग चोई का जो माइंड होता है वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है। जो शर्म थी और जो बातें थी जो उसको खा रही थी कि वो काफी सारा टाइम से यहाँ पे बेवकूफ बना हुआ है, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अब खत्म हो गई है। यूनसियोंग अपनी आइज को क्लोज कर रहा होता है। यूनसियोंग अपनी आइज को क्लोज करता है, वो सोच रहा होता है कि मैं कर सकता हूँ। ये सेम ही चीज है जब मैं मतलब मैजिक स्टोन में घुसा हुआ था। पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे स्पीड नहीं है, पर सेंस करना है फ्लो को। यूनसियोंग के ऊपर वो हर तरफ से गिर रही होती है वेल ब्लड टाइप माना। यूनसियोंग बोलते हैं मैं डोज कर सकता हूँ। वो फिर उस रेन को डोज कर रहा होता है। यूनसियोंग ऐसे डोज करते करते आगे आ रहा होता है, तो उसे मैसेज आता है कि तुम्हारे जो मार्शल आर्ट्स का रैंक है वो इंक्रीज होता है। तुम उस रैंक पे पहुंच गए हो फैंटम फुटवर्क के। तुमने अर्न कर लिया एस रैंक स्किल फैंटम फुटवर्क। ये ऐसी टेक्निक है जो तुम्हें अलो करती है किसी भी प्लेस पे इंस्टेंटली पहुंचना, जिस प्लेस के बारे में तुम सोच सकते हो। वो मॉन्स्टर हैरान होता है, बोलता है अमेजिंग, तुमने मेरे बैप्टिज्म ऑफ ब्लड को डोज कर लिया। और मैं सोचता था कि मार्शल आर्ट जो होते हैं वो बड़े ज्यादा बेकार और वीक होते हैं प्रैक्टिस के लिए। ह्यूमन तुमने मेरे को कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी हुई है, पर मैं तुम्हें रिस्पेक्ट ही दे सकता हूँ अपनी। फिर हमें बताया जाता है कि जो मेजर स्किल है इसमें वो मैजिक है, क्योंकि मैजिक स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो माना को यूज करती हैं। मैजिक यूजर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट पावर को अपनी सराउंडिंग से बोरो कर सकते हैं। और अगर मार्शल आर्टिस्ट की बात की जाए तो वो अपनी स्ट्रेंथ को अपने अंदर से लाते हैं, और मैजिक के कंपैरिजन में उनकी लिमिट मतलब सामने दिखती है। और जैसा कि ये प्लेस है एबिस वो माना से फिल हुआ है, तो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे बड़े ज्यादा रेयर होते हैं। वो वेरिगोस बोलता है कि तुम्हारी तरफ देख के ऐसा लग रहा है, क्या मैं समझ सकता हूँ कि मार्शल आर्ट्स क्यों क्रिएट हुए, तो बड़ा वंडरफुल है। वेरिगोस बोलते हैं कि ये एक स्टोरी है बहुत ज्यादा लंबे टाइम की। मैंने सुना था कि एक कॉन्स्टलेशन की टेरिटरी थी, वहाँ पे जो स्लेव्स थे वो ऐसे ही मतलब बात नहीं मान रहे थे और खुद से हरकतें कर रहे थे। ये तो बड़ा ज्यादा फुलिश है। उन्होंने ट्राई किया था वर्ल्ड के लोग के अगेंस्ट जाने के लिए। और जब तुम एक कॉन्स्टलेशन को डिसोबे करते हो तो तुम वर्ल्ड के माना को बोरो नहीं कर सकते हो। ये एक सुसाइड की तरह होता है उनके लिए। पर वो उस राइट को आसानी से सप्रेस नहीं कर पाए। राइट वेल वैसे ऐसे लड़ रहे होंगे। यूनसिंग हैरान होता है। वो मॉन्स्टर फिर कंटिन्यू करता है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंज थिंग्स थी जो उन्होंने मास्टर की थी। एक ऐसी स्किल जिसमें मतलब आउटसाइड पावर को बोरो नहीं करना पड़ता है। यूनसिंग बोलता तो अच्छा वो मार्शल आर्ट्स थे, और अगर मैं मैजिशियन होता तो फिर वेरिगोस बोलता है तो तुम ऑलरेडी प्रेजेंस में होते डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर के, और जो तुम्हारी बॉडी वो ऑलरेडी मेल्ट हो गई होती मेरी बैप्टिज्म ऑफ ब्लड से। यूनसिंग फिर से फ्लाई करता है और जो वेरिगोस होता है वो फ्लाई करता है। वो दोनों एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं ऐसे ही। यूनसिंग को हिट लग रहे होते हैं। यूनसिंग बोलता है कि मुझे लगता है कि ये काम नहीं करेगा। वेरिगोस बोलता है कि बड़ा सा ब्रिलियंट है ह्यूमन, पर मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूँ। मेरे को मास्टर ने एक्स ऑफ ब्लड दी है, मैं वेरिगोस हूँ। वो फिर अपना अटैक यूज करता है। उससे एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। वो जो एनर्जी होती है वो ऊपर की तरफ उड़ रही होती है। यूनसिंग उसे डोज कर लेता है। वेरिगोस फिर एकदम से यूनसिंग के ऊपर से आ रहा होता है। वो अपना अटैक यूज करता है, पर यूनसिंग उसे भी डोज कर लेता है। यूनसिंग बोलता है नहीं, मैजिक स्किल सच्ची मुझे बड़ा बेकार होती है, जैसा मैंने हर बार देखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बुरे होने चाहिए क्लोज कॉम्बैट में, इतना तो होना ही चाहिए। मैजिक स्किल तो कुछ भी कर सकती है, सच में बोलूं मैं अगर कसम खाऊं भगवान की तो। वेरिगोस बिल्कुल यूनसिंग के सामने होता है। यूनसिंग फिर अपने दांतों को ग्रिट करता है। फिर हमें बताया जाता है कि यूनसिंग चोई की जो बॉडी है वो ऐसी स्टेट में मतलब नेचुरली हाई है। उसके सामने जो ओपोनेंट है वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये देख सकता है कि वो खुद को और वो देख सकता है, वो फील कर सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जैसे जैसे वो अटैक को डोज कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। वो अपनी इनर एनर्जी को एक प्लेस पे गैदर कर रहा है और फिर उसे फिस्ट की में कन्वर्ट कर रहा है। वो फिर उसे पंच मारता है, अपना एक सेलेस्टियल पंच वेरिगोस को। वो वेरिगोस के सिर पे लगता है। वेरिगोस बोलते हैं ह्यूमन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्किल है जो तुमने पाई है, पर तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक अपनी इन स्किल्स को यूज कर कंटिन्यू कर पाओगे। यूनसिंग बोलता है कि मैं ये गैस कर सकता हूँ कि बड़ा शैलो था। फिर हमें बताया जाता है कि जो स्किल है जैसे कि फुल काउंटर, फैंटम फुटबॉक और बाकी, ये इजीली जो अटैक्स है उन्हें डोज कर पा रहा था। पर जो प्रॉब्लम है वो अटैक करने की है। उसे एक ऐसा अटैक चाहिए जो कि मतलब वेरिगोस की बॉडी को मतलब डैमेज कर सके, क्योंकि जो वेरिगोस की बॉडी है उसे मैजिक शील्ड्स कवर करती हैं। यूनसिंग बोलते हैं फिस्ट की जो है वो एक ऐसी एनर्जी जो कि मेरी इनर स्ट्रेंथ से बनी है, मतलब उन्हें गैदर करने से। पर मेरे को लगता है कि जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है वो काफी नहीं है। यूनसिंग ऐसे डोज कर रहा होता है ब्लड मिस्ट को और बोलता है क्या मुझे उस चीज को यूज करना पड़ेगा। फिर हम बताया जाता है कि अगर थियोरेटिकली बात की जाए फिस्ट की वही नहीं है, लिमिट नहीं है कि भाई तुम कितने ज्यादा इनर स्ट्रेंथ को गैदर कर सकते हो।
अगर उसकी लिमिट से तुम ज्यादा ऐड करो इनर स्ट्रेंथ को तो तुम एक फोर्टिफाइड की को भी फॉर्म कर सकते हो। उसे बोला जाता है की फोर्टिफिकेशन टेक्निक। ली शुआन जो था ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट अर्थ का, उसने की फोर्टिफिकेशन को क्रिएट करने में सक्सीड हुआ था वो, पर उसने सिर्फ थोड़े टाइम के लिए सक्सीड हुआ था वो, क्योंकि इसमें बड़ा ज्यादा इनर स्ट्रेंथ यूज होती है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में काम नहीं कर सकती। यूनसियोंग पीछे की तरफ मूव होता है, फिर हमें बता देता है कि यूनसियोंग चोई जो है उसने ली शियोन की जो रैंक है उसे एक्सीड किया है। यूनसियोंग अपने हाथ पे इनर स्ट्रेंथ को लाता है और की फोर्टिफिकेशन को यूज करता है। उसने 100 ऑफ ईयर्स को यूज किया है। वेरिगोस भी हैरान होता है। यूनसियोंग की फोर्टिफिकेशन टेक्निक को यूज करता है और उसकी जो लेजर टाइप इनर एनर्जी होती है वो वेरिगोस के पेट में लगती है जोर से। वेरिगोस के मुंह से भी खून निकलाता है। यूनसियोंग बोलता है क्या ये काम किया? वेरिगोस हैरान होता है। फिर यूनसियोंग को मैसेज आता है कि शील्ड ऑफ ब्लड मैजिक है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, जो मास्टर ब्लेसिंग मैजिक है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, जो एडवांस शील्ड मैजिक है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। वेल उसकी सारी शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वेरिगोस बोलता है इंसान ही कैसी लाइट थी? यूनसियोंग बोलता है क्या ये काम करा, पर अगर मैं फोर्टिफाइड की को ऐसे यूज करता रहूंगा तो जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है वो डिसअपियर हो जाएगी ऐसे फ्लैश में ही। उनकी फाइट हो रही होती है ऐसे, तो जो बाहर मॉन्स्टर्स होते हैं वो ऐसे खड़े होते हैं। एक बोल रहा था कि अभी ओवर नहीं हुआ, दूसरा बोलता है कि वेल क्या बोल सकते हैं, अब वो ऐसे कांप रहे होते हैं सिचुएशन को देख के। एक बोल रहा था कि आधा साल हो गया है जब से फाइट स्टार्ट हुई थी। ये हैरानी की बात है कि अभी भी खत्म नहीं हो रही है। ये जो इंसान है सच्ची मुच्ची बड़ा लेजेंडरी है। जिनसे अपने पंच को लेके आगे की तरफ जाता है और सेलेस्टियल पंच करता है वेरिगोस की तरफ। उसे मैसेज आता है कि फिस्ट ऑरा को यूज करके तुम्हारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बड़ा फास्ट तरीके से कंज्यूम हो रही है। जो 3 फ्लावर कन्वर्जेंस है वो तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा है, और जो हेवनली मार्शल बॉडी है वो डिक्रीज कर रही है इनर स्ट्रेंथ को, मतलब जितना ज्यादा कंज्यूम हो रही है उसको। फिर हम बताया जाता है कि ऐसे तो डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक जो है उसमें फोर्टिफाइड की एम्बेडेड है जो कि डिफेंस को खत्म कर देती है। पर इस ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो ऐसे ब्लो को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बार बार ड्रेन हो रही है, मतलब काफी ज्यादा स्पीड से। ऐसे तो 3 फ्लावर कन्वर्जेंस और हेवनली मार्शल बॉडी उसकी हेल्प कर रही है, मतलब इनर स्ट्रेंथ को फास्टर तरीके से रिकवर करने के लिए। पर इसको फिर भी टाइम चाहिए सेलेस्टियल पंच को दोबारा ऐसे यूज करने के लिए। पर वेरिगोस को इतना टाइम काफी होता है रिकवर करने के लिए अपने बैरियर को। वेरिगोस बोलते हैं कि ह्यूमन, हमने इस फाइट को काफी ज्यादा लंबे टाइम समय के लिए मतलब ड्रैग कर लिया है। हम डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर को ऐसे मतलब बोर नहीं कर सकते हैं। अब टाइम एंड करने का। वो अपने जो एक्स होती है उसे बाहर की तरफ करता है और उसे एनर्जी से ग्लो करवाता है। जो एनर्जी होती है वो ऐसे डस्ट को यहाँ वहाँ उड़ा रही होती है। यूनसियोंग भी हैरान होता है। वेरिगोस बोलता है कि डियर मास्टर ऑफ ब्लड। फिर उसे मैसेज आता है कि डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ देता है विन करने के लिए। वो चिल्लाता है बड़े जोर से वेरिगोस, और वो फिर और छोटा हो जाता है। वेल उसका शरीर छोटा हो जाता है। वो बोलता है डियर मास्टर। वो यूनसियोंग की शेप में हो जाता है थोड़ा बहुत। वो बोलता है शुक्रिया। यूनसियोंग बोलते हैं नहीं। फिर हम बता जाता है कि इस मोमेंट में यूनसियोंग ने रियलाइज कर लिया कि वो बड़ा सिचुएशन मतलब डेंजरस सिचुएशन में है। जो रीजन इस डीमन ने अपने फिगर को अबेंडन कर लिया और अपने आप को छोटा बना लिया वो इसलिए था क्योंकि ये एक तरीका है फास्ट मतलब बनने का। वो यूनसियोंग की तरफ आ रहा होता है बड़ा फास्ट तरीके से। यूनसियोंग उसे डोज कर लेता है, पर यूनसियोंग अपने हाथों को कवर कर लेता है की से। वेरिगोस बड़ा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है यूनसियोंग के राउंड में। वो फिर जल्दी से यूनसियोंग के पीछे पहुंच जाता है अपने एक्स को लेके, और यूनसियोंग को अटैक कर रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। यूनसियोंग को मैसेज आता है कि तुम्हारी जो इनवर्नेबल बॉडी वो टूट रही है, रिकवर करने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए। यूनसियोंग सोच रहा होता है कि अगर मैंने फोकस को लूज किया तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। ये बड़ा मुश्किल फाइट है, मैं ऐसे ओपनिंग्स को नहीं छोड़ सकता हूँ अभी से। वेरिगोस बड़ा कूल लग रहा होता है। फिर हम बताया जाता है कि जिस मोमेंट से ये एबिस में अराइव हुआ था अभी तक यूनसियोंग ने कभी भी अपने डांटियन को खत्म नहीं किया, जो कि उसके इनर स्ट्रेंथ है उसके डांटियन में। क्योंकि एक एबिसिस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एनिमी तुम्हें कभी भी फाइंड करने के लिए आ सकता है। इनर स्ट्रेंथ को खत्म करना एक ऐसा चीज होता है जिसमें मतलब बेसिकली सुसाइड ही होता है, क्योंकि अगर इनर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो मार्शल आर्टिस्ट के पास पावर नहीं होगी। वेरिगोस यूनसियोंग की तरफ आ रहा होता, वो अपने एक्स को लेके आ रहा होता है उसकी तरफ। फिर हमें बताया जाता है कि पर इस टाइम पे यूनसियोंग के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसे पूरी तरह से अपनी पावर को यूज करना ही पड़ेगा। यूनसियोंग अपने दोनों हाथों को घुमाता है, उसे एनर्जी कवर कर रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि जो भी अब नेक्स्ट होने वाला है वो अनप्रिडिक्टेबल है। वेरिगोस भी अटैक करने के लिए बिल्कुल यूनसियोंग के सामने आ गया होता है। चाहे आगे कुछ भी हो, यूनसियोंग ने अपनी सारी जो डांटेन में इनर स्ट्रेंथ थी उसे स्क्वीज कर लिया जितनी भी थी उसके पास। यूनसियोंग अपने पंच को आगे की तरफ करता है और वेरिगोस का हाथ वेल उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। उसे मैसेज आता है कि तुमने स्किल सेलेस्टियल स्ट्रिंग को अवेकन कर लिया है। और ज्यादा सीक्वेंस ऐड हो रहा है डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक में। जो डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक है वो इवोल्व होगी। वेल डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक में आते हैं इतने ज्यादा अटैक। वेरिगोस चलाता है बड़े ज्यादा जोर से और पीछे की तरफ उड़ जाता है। वेरिगोस का हाथ उड़ गया होता है। फिर हम बता जाते हैं वेरिगोस के पास एक खांचा है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इसे उस ह्यूमन को मारना ही पड़ेगा। वो अपने एक्स को निकाल लेता है। फिर हम बता जाते हैं कि अगर ये इसे फिनिश नहीं कर पाएगा तो ये एक ऐसा एनिमी बन जाएगा फ्यूचर में जिससे वेरिगोस मतलब पास में भी नहीं जा सकता है। इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा यूनसियोंग। वेरिगोस ऐसा नहीं होने दे सकता डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर की टेरिटरी में। वो फिर से यूनसियोंग की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। वेरिगोस ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि एक न्यू कॉन्स्टलेशन उसकी ग्रेट मास्टर की टेरिटरी में बोर्न हो
वो ऐसे अटैक कर रहा होता है यूनसियोंग की तरफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। यूनसियोंग अपने हाथों से उससे रोक रहा होता है। वेरिगोस बोलता है ये लाइट तो, वो बड़ा हैरान होता है क्योंकि यूनसियोंग उसे बहुत बड़ा सा दिख रहा होता है। वेरिगोस बोलता है वेल ये क्या चीज है। फिर हमें बताया जाता है कि जब इसने अपनी डेंटियन की इनर स्ट्रेंथ को पूरी तरह से एम्प्टी कर लिया था, यूनसियोंग बोल रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ को अपनी डेंटियन में एम्प्टी करने के बाद मैं देख सकता हूँ फाइनली कि मुझे क्या चीज रोक रही थी, कि कितनी ज्यादा इनर स्ट्रेंथ है मेरी डांटियन में। अब ऐसी चीजें कोई भी ज्यादा मीनिंग नहीं बनाती हैं क्योंकि जो डांटियन है वो यूनिवर्स की तरह है मेरे अंदर। अगर मैं उस वर्ल्ड को बाहर की तरफ लेके आऊंगा तो जो वर्ल्ड है बाहर वो बिल्कुल सेम होगा मेरे डांटियन के लिए। वेल इसका मतलब उसके अंदर बड़ा ज्यादा इनर स्ट्रेंथ है, तुम सिंपली ये मान के चलो इसमें बड़ी ज्यादा पहेलियां बुझाई हुई हैं। फिर उसे मैसेज आता है कि तुम ट्रांसटेंट रैंक में पहुंच गए। उसे मैसेज आता है कि तुमने कम्प्लीटली एस रैंक स्किल की फोर्टिफिकेशन टेक्निक को अवेकन कर लिया है और तुम फ्रीली यूज कर सकते हो फोर्टिफाइड की को। तुमने एस रैंक स्किल को ऑब्टेन की है, स्ट्रॉन्ग को खत्म करो और वीक को असिस्ट करो, और एस रैंक स्किल सेल्फ कॉन्कर को भी। वैसे जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं यूनसियोंग भी और वेरिगोस भी, लाइनें दिख रही होती हैं। फिर नीचे क्लैश होता है, एक मतलब जमीन टूटती है। फिर उसे मैसेज आता है कि जो रेजोनेंस है यूनिवर्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। यूनसियोंग ने उसे पकड़ा होता है और वह नीचे फेंका होता है, तो वो इसलिए वो जमीन टूटी होती है। फिर उसे फिर से मैसेज आता है कि जो यूनिवर्स है वो तुम्हारे क्राई के लिए वेट कर रहा है। यूनसियोंग की आइज ग्लो कर रही होती है, उन दोनों की फाइट हो रही होती है। तो फिर उसे मैसेज आता है कि जो कॉन्स्टलेशन है जो तुम्हारी फाइट को देख रहे हैं वो बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तुम्हारे अंदर। जो कैट ऑफ लावा एंड जो मैग्मा है वो अपने फ्रंट पा को हिला रही है तुम्हारी तरफ, वेल पैर को। जो कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस है वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो तुम्हें एक सिक्कल देगा। जो बुल है वो मतलब वर्ल्ड को अपने पैर से दबाता है, वो भी देख रहा है तुम्हें। जो डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर है उसे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है। यूनसियोंग बोलता है कि सभी मेरे को देख रहे हैं इस फाइट को है। यूनसियोंग फिर नीचे की तरफ देखता है। वेरिगोस वेल दर्द में होता है, वो बोलता है कि ये मेरी हार है ह्यूमन। वो ऐसे नीचे गिरा होता है। ऊपर कॉन्स्टलेशन की लाइट्स दिखाई दे रही होती हैं। यूनसिंग ऊपर देखता है और उसे फिर से मैसेज आता है कि तुम जीत गए हो बैटल को, जो कि ग्लोरियस वेरिगोस के खिलाफ थी जिसने एक्स ऑफ ब्लड को रिसीव किया था। तुम गेन कर रहे हो पावर को यूनिवर्स से, ये इफेक्ट है सेल्फ कॉन्कर का। वेरिगोस बोलता है ह्यूमन तुम्हारे पास राइट्स है मास्टर के ऑफर को डिनाई करने के लिए। ल्यूजिंग बोलता है शुक्रिया वेरिगोस, मैं सच्ची में मीन करता हूँ इन वर्ड्स को। वेरिगोस बोलता है ध्यान से सुनो ह्यूमन, मुझे नहीं पता कि तुमने किस कॉन्स्टलेशन के साथ ऑफर बनाया है, पर तुम्हें ये पता करना पड़ेगा। तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, उस बेकार से कॉन्स्टलेशन की। यूनसिंग सुन रहा होता है। वेरिगोस बोलता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो कि कोई भी कॉन्स्टलेशन तुम्हें नीचा नहीं दिखा सके और तुम्हें कमजोर ना समझे। तुम्हें अपना नाम लिखना है इसकी एबिस की हिस्ट्री में। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें कॉन्स्टलेशन बनना है, खुद बनो कॉन्स्टलेशन ह्यूमन। यूनसिंग हैरानी से वेरिगोस की तरफ देख रहा होता है। फिर वो बोलता है क्या मैं कॉन्स्टलेशन बनूं? मैं फिर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे वर्ड्स को सुनूंगा। वेरिगोस हंसता और बोलता है ये बड़ा इंप्रेसिव है ह्यूमन। यूनसिंग बोलता है कि मेरा नाम यूनसिंग चोय है। वेरिगोस बोलता है ठीक है, मैं देखूंगा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन हम दोनों फाइट कर सकते हैं दोबारा। वेल वो दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। यूनसिंग बोलता है कि वेरिगोस वापस आना, क्योंकि एक डेप्ट है जिसको मैंने रिपे करना तुम्हें। मैं कॉन्स्टलेशन बनूं है। फिर हम बता देते हैं कि एक ट्रू पीक स्टेज जिसमें जो जेनिथ है मतलब एक खुद को जो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर लेता है, अगर उस लेवल में कोई पहुंच जाए। फिर हमें बताया जाता है कि जो ट्रू पीक स्टेज होता है जो जेनिथ मतलब जिसमें वर्ल्ड के साथ ही एक बंदा कनेक्ट हो जाता है, वो एक ऐसा लेवल होता है जो यूनसिंग चोय मतलब रीच कर चुका है उस चीज को। तो ये उन चीजों को फील कर सकता है जो वो पहले नहीं कर सकता था। वो प्रेशर को फील कर सकता है जो कॉन्स्टलेशन की ग्लेयर्स है जो उसकी तरफ देख रहे हैं उनकी। यूनसिंग की आइज भी ग्लो कर रही होती हैं। यूनसिंग फील कर पा रहा होता है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सभी आइज यूनसिंग की तरफ देख रही होती है। यूनसिंग सोच रहा होता है कि मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूँ, मैं अगर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं तो। फिर उसे मैसेज आता है कि जो कैट है लावा की और मैग्ना की, वो प्रपोज कर रही है एक मीटिंग को तुमसे मिलने के लिए। यूनसिंग बोलते हैं। फिर उसे मैसेज आता है जो कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस है वो भी प्रपोज कर रहा है एक मीटिंग को तुम्हारे साथ। फिर हमें बताया जाता है जो कॉन्स्टलेशन होते हैं अबिस के, वो खुद नहीं मतलब मूव करते हैं। ये ऐसी बात नहीं कि वो कर नहीं सकते हैं, पर कॉन्स्टलेशन की ऐसी सिचुएशन होती है कि वो ऐसे अपने डोमेन्स को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई कॉन्स्टलेशन अपने मतलब घर को छोड़ के चले जाएगा, अपनी टेरिटरी को छोड़ के चले जाएगा, तो उसकी किंगडम की मतलब डाउनफॉल ही होगी, क्योंकि दूसरा उसके ऊपर कब्जा कर सकता है। तो जो कॉन्स्टलेशन होते हैं वो अपने थ्रोन से बैठ के वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं। वो अपने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान रखते हैं ऐसे ही, और उनके भी ऊपर जो मतलब उनको इंटरेस्ट दिलाते हैं और वो चाहते हैं उनको अपना सब्जेक्ट बनाना उनके ऊपर भी। इनसे बोलते तो अच्छा वो ऐसे देखते हैं मेरे को, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरनेट स्ट्रीम है फनी उनके लिए। फिर उसे मैसेज आता है कि जो डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर है उसने तुम्हारे सर के ऊपर एक बाउंटी प्लेस कर दी है। जितने भी डीमंस हैं उसके डोमेन के वो तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। जो सभी मॉन्स्टर्स होते हैं वो यूनसियोंग के पास पहुंच जाते हैं। यूनसियोंग सोच रहा होता है अब ऐसे देखने से लग रहा है तो ये तो ऐसे जो पीपल कमेंट नहीं करते हैं इंटरनेट फॉर्म में, वैसे ये कॉन्स्टलेशन इतने ज्यादा स्पेशल नहीं लग रहे हैं अब मेरे को। फिर हमें बताया जाता है कि मतलब ये ऐसी चीज जिसमें मतलब इंसान को थोड़ा पागल सा होना पड़ता है। फिर यूनसियोंग भी वैसा
हो रहा है जैसे वो क्रेजी है। उसने ओपनली कॉन्स्टलेशन को मतलब डिक्लेयर कर दिया कि वो भी खुद एक कॉन्स्टलेशन बनेगा। इसको हारने के लिए है ही क्या यहाँ पे इस पॉइंट पे। फिर हमें द्वारा अर्थ का सीन दिखाई देता है पुराने टाइम का। उसका जो वो होता है कैप्टन, वो बोलता है कि ओ यूनसियोंग वो है देखो टीवी के ऊपर। यूनसियोंग बोलता है कौन? कैप्टन बोलता है कि वो इंसान जिसने कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया। यूनसियोंग बोलता है अच्छा। तो टीवी में रिपोर्ट होती है, वो इंसान बोल रहा होता है कि सभी मतलब कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हैं और मेरे को एनवे करते हैं, पर एक्चुअल में ये ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर तुम कॉन्स्टलेशन के साथ डील बनाते हो तो तुम्हें पता लग जाएगी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कैप्टन बोलता है ये इस बदतमीज को कुछ नहीं पता ये किसके बारे में बात कर रहा है। वो इंसान बोलता है कि जो तुम्हारी लाइफ है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है कॉन्स्टलेशन रूल के, ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तुम्हारा हर एक मूव जो मॉनिटर होगा, तुम स्लेव बन जाओगे। तो कैप्टन के साथ दूसरा तो बोलता है कि ये हमेशा जो लकी होते हैं वही कंप्लेंट करते हैं सबसे ज्यादा, इसके पास अच्छे लुक्स हैं और डील भी कॉन्स्टलेशन के साथ, सब कुछ है इसके पास जो कोई विश करता है, तो किसके बारे में कंप्लेन कर रहा है। कैप्टन बोलते हैं हाँ एग्जैक्टली, ये कितना शेमलेस है। यूनसियोंग हैरानी से देख रहा होता था। फिर हमें पता चलता है कि यूनसियोंग समझ गया था कि हंटर की कहने का क्या मतलब है। कॉन्स्टलेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली जीना और कॉन्स्टलेशन के मतलब द्वारा हर टाइम देखना, अगर उसके ऑर्डर को माना नहीं जाए तो पनिशमेंट का वेट करना। तो जो कॉन्स्टलेशन की जो सब्जेक्ट की पोजीशन है जो हर कोई मतलब एनवे करता है, तो वो सिंपली एक स्लेव की तरह है जिसमें मतलब अच्छी चेंज होती हैं, तुम एक स्लेव ही बनते हो। ऐसे फाइट हो रही होती है बैकग्राउंड में। जो मार्शल आर्ट जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बोल रहे थे हम ये ग्लोरी के लिए कर रहे हैं मास्टर की। जो डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वो वॉच कर रहा है, यूनसियोंग की तरफ वो अटैक कर रहे होते हैं। यूनसियोंग नॉर्मली अपनी की से मतलब पंच कर रहा होता है आगे की तरफ, और की लेजर की तरफ आगे की तरफ जा रही होती है और उन मॉन्स्टर्स को मार रही होती है, वो नीचे गिर रहे होते हैं। वो बोलता है कि जो रीजन मैं ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ये इसलिए नहीं कि मैं तुम जैसे बींग्स के साथ मतलब अच्छा रह पाऊँ और तुम्हारे लिए मतलब अच्छा रहूं, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का रास्ता खुद चूज कर सकूं। बारी गोस सही था, मैं अपनी फेट को ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ किसी कॉन्स्टलेशन को। फिर उसे फिर से मैसेज आता है जो कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस है वो टोन मार रहा है डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर के ऊपर। जो कैट ऑफ लावा एंड मैग्ना है वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा रही है। जो कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस है वो इम्प्रेस है तुम्हारे लैक ऑफ टेंशन से। इंसान सोच रहे थे तो बड़ा अनोइंग है। फिर उसको फिर से मैसेज आता है जो कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस है वो तुम्हें ऑफर कर रहा है एक स्किल को, प्लेग इरप्शन। जिनसे बोलते मैं डिक्लाइन करता हूँ। फिर उसे फिर से मैसेज आता है कि कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस जो है उसे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है तुम्हारे रिफ्यूजल पे। जो बाकी कॉन्स्टलेशन है वो हंस रहे हैं कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस पे। जिनसे बोलते हैं मुझे नहीं पता मैं मैजिक कैसे यूज करूँ। तो फिर से मैसेज आता है जो कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस है वो शॉक्ड है। बोलते देखो ये है एक्चुअल में बात, कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस एक्सक्यूज बना रहा है। कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस शॉक्ड है, वो तुम्हें कैट बुक देता है मैजिक की। इनसे बोलते कोई जरूरत नहीं है, मैं मार्शल आर्टिस्ट से ही प्रैक्टिस करूंगा, ये ज्यादा अच्छा है। वेल कैट ने दी होती है मैजिक बुक। कैट ऑफ लावा एंड मैग्ना तुम्हें गाली दे रही है, तुम्हें हिपस्टर बोल रही है। वेल हिपस्टर वही ज्यादा जो अपने आप को ट्रेंडी वगैरह समझते हैं। इनसे बोलते क्या मैं क्यों हिपस्टर। फिर उसे फिर से मैसेज आता है जो कैट ऑफ लावा एंड मैग्ना है वो तुम्हें ऑफर कर रही है हिपस्टर को एक एडमेंटियम इग्नोट को। तो एडमेंटियम इग्नोट आ जाता है, यूनसंग हैरान होता है। फिर उससे फिर से मैसेज आता है कि जो कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस है वो हंस रहा है कैट ऑफ लावा एंड मैग्ना पे। वो डाउट कर रहा है कि मतलब यूनसंग एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं। यूनसंग एक्सेप्ट कर लेते तो बोलते शुक्रिया। वो दोनों मतलब कॉन्स्टलेशन हैरान होते हैं। फिर वो हमें बता जाता है कि यूनसंग चोई जो है वो एक बड़ा सा पागल सा ऑब्सेस्ड ह्यूमन है स्ट्रेंथ से, पर वो और ज्यादा क्रेजी है मनी के लिए। फिर से मैसेज आता है जो कैट ऑफ लावा एंड मैग्ना है वो तुम्हें बता रही है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं फॉर्म करते अगर तुम्हें और ज्यादा मिनरल्स चाहिए तो। यूनसंग सोच रहा होता है कि मैं कॉन्स्टलेशन बनना चाहता हूँ खुद, तुम टेम्प्ट मत करो मुझे इन गिफ्ट्स को देके। फिर उससे फिर से मैसेज आता है कैट ऑफ लावा एंड मैग्ना जो वो अपने सर को हिला रही है, इसलिए हम हिपस्टर्स के साथ डील नहीं मेक कर सकते हैं, वो बोल रही है ऐसा। यूनसंग जा रहा होता है अपने इनकी तरफ, बोलता है कि इसने कहाँ से लर्न किए ये हिपस्टर जैसे वर्ड्स। उन्होंने बोला कि वो वर्ड्स को मतलब ये वर्ड जो वो ट्रांसलेट कर देता है, पर ये सच्ची में ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं कि कैट कॉन्स्टलेशन के वर्ल्ड में वो किस तरह का प्लेस है। फिर उसे मैसेज आता है कैट ऑफ लावा एंड मैग्ना तुम्हें चेयर कर रही है। यूनसंग बोलता है कि जीजस। यूनसंग बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये स्टोर पूरी तरह से टूट गया है। कैट बोलती है कि वो देखना चाहती है कि तुम कब मतलब कॉन्स्टलेशन बनोगे। कार्डिनल ऑफ प्लेग एंड डार्कनेस हंस रहा है, तुम्हें मोक कर रहा है कि तुम अपनी प्लेस को जानते हो। वो आगे जाते और बोलता है यूनसंग की अच्छा वहां पे वो वेल पोर्ट की तरफ देखता है, वो उसे बांध लेता है। उसे मैसेज आता है कि यूनसंग वेल अब कॉन्स्टलेशन के मैसेज को रीड नहीं कर रहा है, पहले सिंपली केयर नहीं कर रहा है कॉन्स्टलेशन के मतलब टीजिंग और जोक्स को, वो अपने रास्ते जाएंगे। यूनसंग बाहर आ जाता है और बोलते डीमन इन शुक्रिया सभी की चीजों के लिए बाय। फिर ऐसे में एक एरिया का सीन दिखा देता है, वहां पे एक मॉन्स्टर होता है, उसे आवाज देता है कोई। वो बोलता है क्या किस चांस पे तुमने एक ह्यूमन को देखा यहाँ पे। वो मॉन्स्टर हैरानी से उसकी तरफ देखता है, पहले वो फोटो होती है यूनसंग की। वो इंसान बोलता है कि वो लंबा है, उसका फेस ऐसा दिखता है, जो कॉन्स्टलेशन है वो उसे ढूंढ रहा है। वेल वो एंजल होती है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम इतने एरोगेंटली कैसे बात कर रही हो। दूसरा हेड बोलता है ओ
ओए मेरे को एक एंजल को क्यों बताना पड़ेगा इस तरह का स्टफ। एडेंकोनिल चुपचाप देख रही होती है, तब बाकी मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और एडेंकोनिल को घेर लेते हैं हर तरफ से। वो बोल रहे थे देखो ये क्यूट सी लिटिल एंजल भूल गई है, ये इतने ज्यादा टाइम से अपने कॉन्स्टलेशन के पीछे छुपी हुई थी, पर तुम्हें पता नहीं ये कौन सी जगह है, ये प्लेस है, इसको कोई भी कॉन्स्टलेशन रूल नहीं करता इसके ऊपर। वो मॉन्स्टर एडेकोनिल की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो बोलता है कि आइसोलेटेड प्लेस है एबिस में, लैंड ऑफ फ्रीडम बोला जाता है इसे, टेस्ट करो मेरे क्लो को फ्रीडम के। वो फिर अटैक कर रहा होता है एडेकोनिल की तरफ। एडेकोनिल उसे डॉज कर लेता है और उस मॉन्स्टर को उठा के फेंक देता है। वो हैरान होता है, उसके दांत भी टूट गए होते हैं, वो नीचे गिरता है। एडेकोनिल बोलते क्या तुमने उसे देखा है? वो मॉन्स्टर बोलता है वेल नहीं 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 मैंने देखा है, मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा जेलस था कि तुमने कॉन्स्टलेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। एडेकोनिल बोलते शुक्रिया तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं यही विश करता हूँ कि तुम सभी को भी कॉन्स्टलेशन की ब्लेसिंग मिलेगी। हमें बताया जाता है कि जो गोडस है उसकी एंजल एडेकोनिल है, वो अभी भी सर्च कर रही है अबिस में। ये हर तरह की स्पीसीज से बात कर रहे जो बात कर सकते हैं, और उन मॉन्स्टर को मार दे रहा है जो बात नहीं करते हैं, और उनको पूछ रहा है कि मतलब यूनसियोंग को देखा उन्होंने कि नहीं। यूनसियोंग एडेकोनिल को मैसेज आ रहे होते हैं कि जो ऑब्जर्वर है 100 फेसेस के साथ, वो सोच रहा है कि तुम क्या कर रही हो। डीमन किंग है डीवीएस फ्लेम वाला, वो प्रॉमिस कर रहा है एक रिवॉर्ड को अगर तुम आंसर करोगे। जो मास्टर ट्विस्टेड हेलुसिनेशन वाला, वो कोशिश करने की सोच रहा है मतलब गोडस के इंटेंशंस क्या है। फिर हमें बताया जाता है कि जो कॉन्स्टलेशन है वो भी क्यूरियस है, क्योंकि मतलब एक सर्वेंट ऐसे कैसे मूव कर रहा है। जैसे पीपल डोनेट करते हैं मतलब स्ट्रीमर्स को, वैसे कॉन्स्टलेशन भी डोनेट्स करते हैं सर्वेंट्स को, क्योंकि कॉन्स्टलेशन तो ऐसे अपने टेरिटरी में होते हैं, तो एक सर्वेंट की जर्नी उनके लिए बड़ा ग्रेट एंटरटेनमेंट है। एडेकोनिल एक बैरियर टाइप को यूज करता है। हम बताया जाता है कि एडेकोनिल एक स्किल यूज की है, बैरियर ऑफ गोडेस, तो हम अब कॉन्स्टलेशन देख नहीं सकते हैं। फिर उसे मैसेज आता है कि जो ऑब्जर्वर है 100 फेस के साथ, उसे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है तुम्हारी इस बेकार सी स्किल को देख के। एक और मैसेज आता है कि जो मास्टर ट्विस्टेड हेलुसिनेशन वाला, वो गोडेस के बिहेवियर पे बड़ा गुस्सा है। डेमन किंग ऑफ डीवियस फ्लेम जो वो प्रॉमिस कर रहा है हेलफायर को, अगर तुम बैरियर को लोअर करोगे तो। जो ऑब्जर्वर है 100 फेस के साथ, वो बोल रहा है कि जो बैरियर के अंदर चीज है वो सिर्फ वही देखे और इन द रिटर्न वो कुछ देगा। तो वैसे मैसेज आ रहे होते कंटिन्यूसली, पर एडेकोनिल ने अपने आप को कवर कर लिया होता है। ऐसे में बताया जाता है कि क्यों मतलब गोडेस ऑफ बैलेंस ने एडेकोनिल को भेजा होगा इस टास्क के लिए, मतलब बिना किसी प्लेज के, क्योंकि ये कर सकते, ये कंप्लीट कर सकते हैं टास्क को इन बेकार से टेम्पटेशंस को मतलब इग्नोर करके जो कॉन्स्टलेशन उसे दे रहे हैं। पर ये बिलीव करता है कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेल यूनसियोंग को फाइंड करना मुश्किल है। फिर हमें सीन दिखाई देता है वही मास्टर ऑफ ब्लड एंड वॉर का टेरिटरी का, एक अबैंडन्ड लोकेशन है, वहीं पे यूनसियोंग ऐसे खड़ा होता है, वेल ट्रेन ही कर रहा होता है, साथ में पोर्ट होता है। यूनसियोंग आगे की तरफ पंच करता है और उसके पंच से एक इंपैक्ट जाता है आगे की तरफ, और जो ग्राउंड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक है वो ट्रांसेंड रैंक में पहुंच गई है, और अब इनर स्ट्रेंथ का अमाउंट जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो स्टेट ऑफ परफेक्शन स्किल है वो इसको अलाउ कर रही है सभी मतलब जितने मार्शल आर्ट है उसे मास्टर करने के लिए। यूनसियोंग ऐसे ट्रेन कर रहा होता है, पर जो यूनसियोंग है वो सेलेस्टियल पंच एज यूजुअल यूज कर रहा है। वेल उसके पंच से आगे कुछ भी नहीं बच रहा होता है। ये वैसे ट्रेन कर रहा है जब उसने फर्स्ट टाइम डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक को लर्न किया था, वैसे आगे आगे पंचों को थ्रो करा जा रहा होता है, और उसे फिर मैसेज आता है कि तुमने एक लाइफ को वैसे चूज किया जैसा तुम्हारा स्टेटस है, तुम्हारा जो एक्सटेंशियल पावर वो इंक्रीज हो रही है। यूनसियोंग हैरान होता है और बोलता है एक्सटेंशियल पावर। फिर हम बताया जाता है कि जब उसने वेरिगोस को हराया था और डिसाइड कर दिया था कि मास्टर ऑफ ब्लड एंड वॉर की टेरिटरी को लीव करना है, तो एक बड़ा ज्यादा अननोन लार्ज चेंज आया था। उसे एक स्किल मिली थी जिसका नाम था रेजोनेंस फ्रॉम द वर्ल्ड। वो फिर कार्ड को निकालता है वो स्किल्स वाले को और बोलता है स्किल कंफर्म्ड। वो देख रहा होता है उस पर भी लिखा होता है रेजोनेंस फ्रॉम द वर्ल्ड द अनडिफीटेड अवतार ऑफ ट्रेनिंग। उसे मैसेज आता है कि तुम अपनी प्रेजेंस के एग्जिस्टेंस के पीक पे पहुंचने वाले हो, जो वर्ल्ड है वो रेजोनेट कर रहा है, और तुम्हारा जो टाइटल है वो अनडिफीटेड अवतार ऑफ ट्रेनिंग है। ये देख के यूनसियोंग हैरान होता है। वो हमें बताया जाता है कि यूनसियोंग को पता है कि वो ट्रांसेंड रैंक पहुंच गया डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक के साथ, ये ऑलरेडी पीक पे पहुंच गया मार्शल आर्ट्स के जो स्टेट ऑफ परफेक्शन होती है। पर अब वो कैसे मतलब ग्रो कर पाएगा और एक कंसलेशन बनेगा। यूनसियोंग ऐसे आगे मूव कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि मुझे पता है, जब मैंने मास्टर की थी डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक को ट्रांसेंड रैंक पहुंच गया तब ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कुछ मतलब विस्पर कर रहा है सिर्फ मुझे ही। तो आगे मूव कर रहा होता है, मॉन्स्टर आगे जाते हैं और बोलते हैं कि ये वही है। वो बोलते हैं ये टेरिटरी है मास्टर ऑफ ब्लड एंड वॉर की, क्या तुम सोच रहे हो तुम ऐसे जा सकते हैं यहाँ से? तुमने जो एम्बेरसमेंट दी है और हमारे मास्टर का नाम खराब किया है, हम उसको वापस करेंगे तुम्हें। यूनसियोंग सोच रहा होता है कि मेरी वर्थ को इंक्रीज करना और अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना, जो वर्ल्ड है वो मुझे ऐसा बोल रहा है करने के लिए, वही वे क्या मतलब कॉन्स्टलेशन बनने का। वो ऐसे मतलब देख भी नहीं रहा होता है उनकी तरफ और ऐसे पंचों से उन्हें उड़ा रहा होता है। वो सोच रहा होता है और मेरे को ज्यादा परस्यू करना है। वो देखता है फिर से रेजोनेंस फ्रॉम द यूनिवर्स द अनडिफीटेड अवतार ऑफ ट्रेनिंग। वो सोच रहा होता है कि मुझे अब क्या कर सकता हूँ, मैं कंटिन्यूसली ट्रेन ही करना और फाइट ही करनी है, मैं सिंगल फाइट को नहीं हार सकता हूँ जैसे कि मेरा टाइटल है अनडिफीटेड, जैसा मैं चाहता था। वो आगे मूव कर रहा था, मॉन्स्टर ऐसे पड़े होते। एक बोल रहा होता है कि अब मैं सोच रहा हूँ तो ये फर्स्ट सर्वेंट वेरिगोस को हरा सकता है, तो हम इसकी नजर में सिर्फ डस्ट ही नहीं है। तो एक बोलता है हाँ। फिर हमें बताया जाता है ऐसे वो ट्रेन करता रहा अबिस में, जहाँ पे उसे कॉन्स्टलेशन देख नहीं सकते हैं। वो बोल रहा होता है कि मैं
मैं सच्ची में स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा हूँ और मेरी एक्सटेंशियल पावर। फिर हमें बताया जाता है कि जो स्किल थी उसने पाई हुई वेरिगोस को फाइट करने से, वो थी रेजोनेंस फ्रॉम द वर्ल्ड। इसने दो और स्किल्स को मतलब पाया था एक्सटेंशियल पावर से रिलेटेड। जो पहली है वो है कि स्ट्रॉन्ग को हराओ और वीक को असिस्ट करो, वो रैंक एस की थी। इसमें स्ट्रॉन्ग को डिस्ट्रॉय करना है और जो वीक है उनकी हेल्प करनी है। एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फाइट करने से जो तुम्हारी पावर है वो इंक्रीज होगी, जो तुम्हारी प्रेजेंस वो भी इंक्रीज होगी। फिर दूसरी स्किल मिली थी उसको सेल्फ कॉन्कर, वो भी रैंक एस की थी। जो खुद को डिफीट कर लेते हैं इंसान वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होते हैं। तुम्हारी जो पावर है प्रेजेंस की वो इंक्रीज होगी अगर तुम अपने टाइटल की तरह जियोगे तो, अनडिफीटेड की तरह। एक कॉन्स्टलेशन एक ऐसा इंसान होता है जो मतलब अपने टाइटल की तरह जीतता है और जो रूल्स खुद बनाता हुआ ऐसा बीइंग होता है, वो खुद ही रूल होता है एक तरह से। ये कैसा होगा मतलब अगर जो जोकी है प्लेग और डार्कनेस का वो हीलिंग मैजिक को यूज करे और जो मास्टर है ब्लड एंड वॉर का वो पीस के बारे में बात करे। उनकी जो प्रेजेंस है वो डिक्रीज होगी और वो और ज्यादा वीक कर कॉन्स्टलेशन बनते जाएंगे क्योंकि वो अपने टाइटल के विरुद्ध जा रहे हैं। युनसिंग बोलते कि मेरे लिए मेरी जो स्किल है वो यही है कि मैं मतलब स्ट्रॉन्ग से फाइट करता रहूं और मैं एक भी फाइट को नहीं हार सकता हूँ। मेरे को ये पसंद है पर ये इतने ज्यादा आसान है, चलो ट्राई करता हूँ मैं। फिर वो कुछ फील करता है और बोलता है क्या ये कोई अनदर मॉन्स्टर है, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है इस बार। मैं ये होप करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग होगा मेरे से। वो जो ग्राउंड होता है वो फट रहा होता है और उससे एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। वेल ओनिक्स, वो रोर करता है। युनसिंग उसकी तरफ देख रहा होता है, बोलता है क्या? ओनिक्स फिर बोलता है अपनी आवाज में। युनसिंग बोलता है क्या तुम हो ओनिक्स? ओनिक्स भी जोर से चलाता है। युनसिंग बोलता है ओनिक्स, फिर वो उसे हग करता है और बोलता है तुम तो कुछ ज्यादा अमेजिंग हो गए और बड़े हो गए हो। ओनिक्स फिर से कुछ बोलता है। युनसिंग बोलता है क्या फैमिली? ये तुम्हारी वाइफ और चिल्ड्रन है? वेल बड़े ज्यादा ओनिक्स होते हैं पीछे। ओनिक्स बोल रहा होता है हाँ। युनसिंग बोलता है वाओ कांग्रेचुलेशन ओनिक्स। ओनिक्स फिर से कुछ बोलता है। युनसिंग बोलता है क्या तुम डेंजर में और तुम भाग रहे हो? युनसिंग बोलता है क्या मैं डेंजर में और भागने को बोल रहे तुम मुझे? तभी जो जमीन होती है फटने लग पड़ती है और उससे एक जानवर बाहर आता है। युनसिंग हैरान होता है। हमें बताया जाता है कि जो स्टोन सर्पेंट और जो उसकी फैमिली थी जिसने युनसिंग को काफी ज्यादा टाइम के बाद देखा, वो बहुत बड़े मॉन्स्टर वेल अगर लेंथ की बात की जाए तो, जिनको अगर स्ट्रेच किया जाए तो वो एक पूरी सिटी के बराबर हो सकते हैं। पर अब जो चीज अपेयर हुई है वो अलग ही लेवल पे है। युनसिंग भी बड़ा हैरान होता है। युनसिंग ओनिक्स के ऊपर खड़ा होता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है, उनसे भी मतलब काफी ज्यादा टाइम बड़ा, जो कि खुद ही ओनिक्स मतलब एक सिटी के बराबर होते हैं। तो जो मॉन्स्टर आया वो तो मतलब क्या ही बोले, वो एक टाइटैनिक साइज मॉन्स्टर है जिसने अभी तक अपने आप को पूरी तरह से दिखाया नहीं है, मतलब अर्थ में पूरी तरह से निकला नहीं है वो बाहर। अगर ऐसा मॉन्स्टर अर्थ में अपेयर हो जाएगा तो एक इमीडिएटली एस रैंक की थ्रेट बन जाएगी पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरे वर्ल्ड को एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में डाल देगी ये सिचुएशन। युनसिंग सोच रहा होता है कि जो मैजिक पावर है वही मेरे को चिल्स दे रहे हैं मेरे स्किन में। इसकी जो पावर है वो तो वेरिगो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ये पावर कॉन्स्टलेशन की? वो सभी ओनिक्स भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे लगता कि अभी ये उस लेवल पे है। वेल वो एक हाइड्रा होता है, वेल 9 सर वाला सांप, डायनासोर की तरह रख लो उसे। मैसेज जाता है कि तुमने हाइड्रा को डिस्कवर किया है, एक सरपेंट जिसके 9 सिर होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि युनसिंग को जो अटेंशन है कॉन्स्टलेशन का वो टायरसम है। यहाँ पे ऐसे कॉन्स्टलेशन भी होते हैं जो युनसिंग को चेयर करते हैं और चाहते हैं कि कॉन्स्टलेशन के रास्ते में चले, पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि उसको मतलब बुरा समझते हैं और हॉस्टिलिटी दिखाते हैं उसकी तरफ। और सेम केस डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर के लिए भी है, जिसका फर्स्ट सर्वेंट उसी की टेरिटरी में युनसिंग ने हरा दिया। उनके लिए युनसिंग एक ऐसा बीस्ट है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, इसलिए वो हर तरह से मतलब नेसेसरी रास्तों को ढूंढ रहे ताकि वो युनसिंग की ट्रेनिंग को डिस्टर्ब कर सके, ताकि वो कॉन्स्टलेशन न बन पाए। इसलिए युनसिंग एक न्यूट्रल जोन में चला गया बीस में, जहाँ पे मतलब कॉन्स्टलेशन देख नहीं पाए। पर लोलेस जोन में भी ऐसे होते हैं जो कि बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो खुद डोमिनेट करते हैं। वो जो हाइड्रा होता है वो कुछ अपने मुंह से थ्रो करता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो प्लेस होते हैं एम्प्टी, उनको मॉन्स्टर रूल करते हैं जिनकी स्ट्रेंथ कॉन्स्टलेशन के बराबर होती है। यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, पर बाकी मतलब कॉन्स्टलेशन ने रूल्स नहीं बनाए होते हैं यहाँ पे। वो जो हाइड्रा ने कुछ फेंका होता है, ओनिक्स और बाकी उसकी फैमिली डोज कर लेती है उसे वेल पीछे होके। युनसिंग बोलता है ये तो बड़ा इनक्रेडिबल मैजिक पावर है, ये इतनी ज्यादा प्रेसिजन से अटैक कर रहा है, इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर। फिर उसे मैसेज जाता है कि स्किल है स्ट्रॉन्ग को हराओ और वीक को असिस्ट करो, वो एक्टिवेट हो रही है। अगर तुम इस हाइड्रा को डिफीट कर दोगे तो तुम्हारी पावर इंक्रीज होगी। वेल वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो अपनी पॉइजन ब्रेथ को यूज कर रहे होते हैं और जो ओनिक्स होते हैं वो भाग रहे होते हैं। उसे मैसेज आता है कि जो स्किल है सेल्फ कॉन्कर की वो भी एक्टिवेट हो रही है। अगर तुम हाइड्रा से फाइट करोगे तो तुम्हारी जो एक्सटेंशियल पावर है वो भी इंक्रीज होगी। जो स्किल है रेजोनेंस फ्रॉम द यूनिवर्स द अनडिफीटेड अवतार ऑफ ट्रेनिंग, वो भी रेजोनेट कर रही है। जो हाइड्रा होता है वो युनसिंग के बिल्कुल सामने होता है। उसे मैसेज आता है कि तुम अनडिफीटेड अवतार ऑफ ट्रेनिंग हो तो इसलिए अपने टाइटल की तरह जियो जैसे कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस है। युनसिंग बोलता है कि मेरी जो स्किल है वो मेरे को डिमांड कर रही है फाइट करने के लिए, पर मेरी चॉइस भी चेंज नहीं होती अगर तुम कुछ और भी डिमांड करते तो। वो फिर ओनिक्स के ऊपर से कूद जाता है। ओनिक्स हैरान होता है।
यूनसिंग बोलते चलो करते हैं, तुम बेकार से सांप जैसे बास्टर्ड। ये सुन के हाइड्रा भी हैरान होता है और ओनिक्स भी बुरा समूह बनाता है। यूनसिंग बोलते वेल अच्छा तुम भी तो एक सर्पेंट हो है ना। यूनसिंग बोलते तुमने मेरे फ्रेंड्स के साथ छेड़ा और उसकी फैमिली के साथ, चाहे तुम जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा तुम्हारे एक्शंस के लिए, तुम यहाँ पे मरोगे मेरे हाथों से। हाइड्रा भी बोलता है कि तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता आज मेरे हाथों से। यूनसिंग बोलता है क्या टेलीपैथी। वो हाइड्रा बोल रहा होता है कि तुम एक छोटे से इंसेक्ट हो, मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा, जो मेरा पॉइजन है वो कॉन्स्टलेशंस को भी खत्म कर सकता है, जो मेरी ब्रेथ है वो तुम्हें बर्न कर देगी। वो ऐसे चला रहा होता है मर जाओ करके, जो कि फिर हम बता देते हैं कि जो किलिंग इंटेंट है इन नो हेड से वो कुछ ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई दूसरा ओपोनेंट होता तो वो मेंटली पैरालाइज हो जाता इस किलिंग इंटेंट से और इस टेलीपैथी से ही। यूनसिंग फिर सीधा होता है और कूद जाता है आगे की तरफ। फिर हमें बताया जाता है कि यूनसिंग चोई है वो ऑलरेडी मतलब इस तरह के किलिंग इंटेंट्स को देख चुका है, उसने काउंटलेस बैटल्स को एक्सपीरियंस किया है और काउंटलेस किलिंग इंटेंट को फील किया डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर के। हाइड्रा हैरान होता है, यूनसिंग बिल्कुल ही उसके सामने पहुंच जाता है और उसे बड़े जोर से पंच मारता है। हाइड्रा चलाता है जोर से। यूनसिंग फिर आगे की तरफ देखता है और एक हाइड्रा का सर ही उड़ गया होता है। ये देख के ओनिक्स की फैमिली भी हैरान होती है। हाइड्रा चला रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जो हाइड्रा का हेड होता है वो रीजनरेट हो जाता है। फिर यूनसिंग को मैसेज आता है कि जो हाइड्रा की स्किल है अनडाइंग रीजनरेशन, इसकी वजह से उसका हेड रीजनरेट हो गया है। हाइड्रा बोलता है कि मैं तुम्हें प्रेज करता हूँ कि तुम मेरे हेड को कट कर सकते हो, पर तुम्हें पे करना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरी बॉडी को डैमेज किया है। जितने भी हीरोज थे कंस्टलेशन के वो मेरे पॉइजन को एंड्योर नहीं कर सकते, वो सभी अपने मुंह को भर लेते हैं पॉइजन से। यूनसिंग सोच रहा होता है कि मुझे बोल रहा है कि अपना नेक्स्ट मूव क्या करने वाला है ये टेलीपैथी से, पर क्यों। फिर हम बता देते हैं क्योंकि वो कर सकता है इसलिए ऐसा कर रहा है। वेल क्या बात हुई है। वो जो हाइड्रा होता है वो बिल्कुल तैयार ही होता है मतलब निकालने के लिए। फिर वो सारे साथ में पॉइजन ब्रेथ को छोड़ते हैं। फिर हम बताया जाता है कि ये जो डोमिनेटर ऑफ टेरिटरी है इसकी, ये एक ऐसी जगह है टेरिटरी की जिसमें कॉन्स्टलेशन भी टच नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो ये अनाउंस कर रहा है कि ये नेक्स्ट क्या करने वाला है, पर जो उसका ओपोनेंट है वो एक लो लाइफ है, वो क्या ही कर सकता है। हाइड्रा को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। हाइड्रा अनाउंस करके मारता है कि जो फेट है वो लोली ओपोनेंट्स की क्या होने वाली है। वो पॉइजन ब्रेथ वेल हर जगह हर एरिया को कवर कर रही होती है। फिर हम बता जाते हैं कि उसके ओपोनेंट को जस्ट उसकी फेट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो और कुछ भी नहीं कर सकता है। हाइड्रा बिल्कुल यहाँ पे मतलब ऐसे यहाँ देख रहा होता है। यूनसियोंग फिर उसे एक लाइट दिखाई देती है क्योंकि यूनसियोंग ने फिर से पंच मारा होता है और इस बार 3 हेड उड़ जाते हैं। वो हाइड्रा चला रहा होता है। हाइड्रा बोलता है तुम मेरे पॉइजन को कैसे एंड्योर कर सकते हो। यूनसियोंग बोलता है कि मेरा हेड तो ऐसे लग रहा है कि फटने वाला है इसकी टेलीपैथी को सुन के, और अगर मेरे पास पॉइजन इम्यूनिटी वाली स्किल नहीं होती तो मेरे को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता। वो हाइड्रा बोल रहा था कि तुम घटिया इंसान। वो हाइड्रा बोल रहा था तुम बेकार इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत। यूनसियोंग बोल रहा होता है कि मेरे को कुछ डिफरेंट सा फील हो रहा है जब मैंने मतलब वेरिगोस से फाइट की थी, उसके हाथ में कुछ एनर्जी जैसी आ रही होती है। वो बोल रहा था ये पावर डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक नहीं है और ना ही मतलब की फोर्टिफिकेशन टेक्निक है। ये तो ऐसे फील हो रहा है कि तभी मतलब हाइड्रस की तरफ अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वैसे हाइड्रस को पंच मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरी डिजायर है इसके सर को उड़ाने की वो रियलिटी बन रही है। well, जैसा मैं चाहता हूँ वो एज अ रियलिटी बनती जा रही है। तभी इसको मैसेज आता है कि जो रेजोनेंस है यूनिवर्स की और ऐसे ही अनडिफिटेड अवतार ऑफ ट्रेनिंग तुम्हारी जो एक्सटेंशियल पावर वो इंक्रीज हो रही है। इंसिंग बोलता तो अच्छा ये बात है, ये वो चीज है जो मतलब स्किल की डिस्क्रिप्शन में लिखी थी रेजोनेंस फ्रॉम द वर्ल्ड, और जो इफेक्ट है एक्सटेंशियल पावर का। यूनसंग ने ऐसे हाइड्रा का एक सर उड़ा दिया होता है और दूसरे को बड़े जोर से पंच मारता है। फिर ऐसे एक को किक मार रहा होता है। यूनसंग सोच रहा होता है मैं से हारूंगा नहीं इस बैटल में, से कम्प्लीटली वन साइडेडली मार सकता हूँ। यूनसंग ने 3 हेड उड़ा दिए होते हैं और वो रीजनरेट कर जाते हैं। यूनसंग सोच रहा होता है पर मैं इस फाइट को एंड नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो हाइड्रा होता है वो चिल्लाता है, रोर करता है बड़ी जोर से। उसने पॉइजन भर लिया होता है अपने मुंह में। यूनसंग बोल रहा होता है कि मैं यही गेस कर सकता हूँ कि इसकी जो रीजनरेशन है वो बड़ा फास्ट है। जो हाइड्रा होता है वो पॉइजन को रिलीज कर देता है और बोलता है कि मर जाओ यहाँ पे बेकार इंसान। यूनसंग सोच रहा होता है ये ब्रेथ डेंजरस है, मेरी जो ऐसे इनवर्नेबल बॉडी है जो कि मतलब डैमेज को ब्लॉक कर देती है, पर वो भी इतनी सफिशिएंट नहीं है डिफेंड करने के लिए, क्योंकि जो वेरिगोस की इमेंस मैजिक एनर्जी थी उससे भी डिफेंड नहीं कर पा रही थी। और जो ये हाइड्रा ये तो कम्प्लीटली पावरफुल है वेरिगोस से। मैं इनवर्नेबल बॉडी के ऊपर ही मतलब रिलाई नहीं कर सकता अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूनसंग ऐसे फिर पॉइजन के ऊपर मूव कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं ऐसे ही सेलेस्टियल फुटबॉल को यूज करता हूँ। वो ऐसे पॉइजन के ऊपर मूव करते करते हाइड्रा की तरफ जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं ऐसे तुम्हारी ब्रेथ के ऊपर राइड करता हूँ और उसकी तरफ रश करता हूँ। वो हाइड्रा कंटिन्यूअसली पॉइजन को फेंक रहा होता है। यूनसंग सोच रहा होता है और ज्यादा फास्ट, इससे भी ज्यादा फास्ट, थोड़ा और फास्ट मैं कर सकता हूँ। फिर वो हैरान होता है। फिर हमें बताया जाता है कि यूनसंग तो ऐसे स्पीड अप कर रहा था और सेफ स्पॉट से मूव कर रहा था, तब ये चीज हुई। जो स्पीड थी जिससे हाइड्रा अपनी फ्लेम्स को ब्रीथ कर रहा था और पॉइजन को ब्रीथ कर रहा था वो डिक्रीज हो गई बिल्कुल ही। ऐसा लग रहा है कि जो टाइम है पूरा स्लो हो गया। जैसा यूनसंग चोई बोल रहा था मूव फास्ट करने का, जैसा वो चाहता था वैसा हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाइड्रा ने इंटेंशनली अपनी ब्रेथ को कंट्रोल किया और धीरे कर दिया। वो हाइड्रा ऐसे ही ऐसे बोल रहा होता है मर जाओ और उसकी तरफ पॉइजन को स्प्रे कर रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि वही की यूनसंग चोई ऐसी स्किल को मतलब पोजेस ही नहीं करता है, तो इसका यही मतलब है। वो
हाइड्रा से मतलब पॉइजन ब्रेथ को फेंक रहा होता है, यूनसेंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे सारी पॉइजन जो ब्रेथ होती है वो उड़ जाती है। यूनसेंग फिर जल्दी से जाता है और एक हाइड्रा को बड़ी जोर से मारता है। वैसे हाइड्रास को मार रहा होता है कंटिन्यूसली मूव कर करके और नीचे लैंड करता है। यूनसेंग बोलता है अब मुझे समझ आया, ये सेम चीज है इस रिडिकुलस पावर के पीछे, जो कि मेरे मार्शल आर्ट्स और टेक्निक से भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। मेरे को अब समझ आ रहा है, ये जो पावर है सिंपली मेरे मार्शल आर्ट्स और मैजिक एबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, ये जो पावर है ये रियलिटी को चेंज कर रही है पूरी तरह से। जैसा मैं डिजायर कर रहा हूँ वैसा ही हो रहा है, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो रहा है। फिर उसे मैसेज आता है कि तुमने एक्सटेंशियल पावर को लर्न कर लिया यूज करना। तुम्हारा जो एक्सटेंशियल पावर है वो रियलिटी को भी चेंज कर सकती है, तुम रियलिटी को मॉडिफाई कर सकते हो जैसे तुम चाहो। तुम्हारी जो एनलाइटमेंट है उसने तुम्हें अलो किया है एक्सटेंशियल पावर को एक्वायर करने के लिए। फिर हमें बताया जाता है एग्जिस्टेंशियल एक ऐसी पावर है ये उन्हें दी जाती है जो कि पीक में पहुंच जाते हैं उनके अपने बीइंग में, वेल वेरी बीइंग में, और जैसे ह्यूमंस में टॉप पे है अभी ये एक ऐसी पावर है जो अलो करती है कॉन्स्टलेशन को एबिस में रूल करने के लिए। कॉन्स्टलेशन यूज करते हैं इस पावर को मतलब अपने एबिस के और किंगडम्स के अंदर चीजों को चेंज करने के लिए और ब्लेसिंग को बिस्टो करने के लिए अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर और पावर को भी। अगर उनके पास एक्सटेंशियल पावर इनफ होगी तो कॉन्स्टलेशन कुछ भी कर सकता है जैसा वो चाहे। जिनसे कैसे अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है, हाइड्रा बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे बेकार से ट्रिक्स को यूज कर रहे हो, मैं कभी भी तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा चाहे कुछ भी हो। वो फिर अपने पैर को बाहर निकाल देता है, वो बोलता है मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा ग्राउंड के नीचे और तुम्हें ऐसे फाड़ दूंगा। वो अपने पैर को निकाल देता है और वेल बहुत अजीब सी बॉडी है इसकी। फिर हमें बताया जाता है कि जो हाइड्रा है वो एक बहुत बड़ी सोल है और जिसके पास बहुत खतरनाक स्ट्रॉन्ग विल है। जो अमाउंट है एक्सटेंशियल पावर की यूनिसियों के पास वो काफी नहीं है हाइड्रा की विल को बेंड करने के लिए और उसे कमांड करने के लिए। पर क्या सच्ची में नीड भी ऐसा करने की? जो टारगेट है इसकी एक्सटेंशियल पावर का वो हाइड्रा नहीं है पर वो खुद है। वो फिर जल्दी से मूव करके जा रहा होता है उसकी तरफ। यूनिसियोंग चोई की फोर्टिफाइड की एक्सटेंशियल पावर के साथ इम्ब्यूड की हुई एक ब्लेड की तरह बन सकती है और हाइड्रा के स्टडी स्किल्स को कट कर सकती है। यूनिसियोंग ने वैसे अपना हाथ उठाया होता है, फोर्टिफाइड की और एक्सटेंशियल पावर ने उसे कवर किया होता है। यूनिसियोंग अपने उस ब्लेड से अटैक करता है और हाइड्रा के सर को काट देता है। हाइड्रा का सर रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा होता है और यही सोल्यूशन है अनडाइंग रिजेशन स्किल का। हाइड्रा चला रहा होता है, बोलता है ये तो हो ही नहीं सकता। यूनिसियोंग बोलता है, यूनिसियोंग सोच रहा था कि ध्यान नहीं खोना मैंने, ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। हाइड्रा कैसे सर कट रहे होते हैं, सारे कट जाते हैं और वो रिजनरेट नहीं कर पा रहे होते हैं। हाइड्रा बोलता है नहीं ये कैसे सकता है, मेरी रिजनरेशन तो स्टॉप हो गई है, ये टाइनी बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। एक बोल रहा था हमें भागना पड़ेगा, हम छुप जाते हैं केव में जब तक मतलब हमारी रिजनरेशन नॉर्मल नहीं हो जाती है। एक बोल रहा था क्या छुपूं मैं? दूसरा बोलता है हाँ वेल दो ही सर बचे होते हैं। वो बोलता है कि चुप रहो, हम ऐसे ही ह्यूमिलेट नहीं कर सकते मुझे ऐसे ही। दूसरा बोलता है कि हम मर जाएंगे अगर ऐसे सच में अगर ऐसा चलता रहेगा तो। ना ही हमारे पॉइजन ना ही हमारी फ्लेम्स वर्क कर रही है इसके अगेंस्ट में, अगर हम रिजनरेट भी नहीं कर पाएंगे तो हम सच्ची में खत्म हो जाएंगे। एक बोल रहा दूसरा बोलता है कि कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है, मैंने कभी भी नहीं मतलब देखा। 10,000 सालों तक मैं जीवित था मतलब इस प्लेस में, मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। तभी एक लाइट ग्लो करते हुए यूनिसियोंग होता है ऊपर, वो नीचे की तरफ आ रहा होता है अपने किक करते हुए वेल, और नीचे बहुत जोर से किक करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देख के जो ओनिक्स होते हैं वो हैरान होते हैं। यूनिसियोंग बोलते हैं बाय बाय स्नेक, ये अच्छी फाइट थी। उसे मैसेज आता है जो इफेक्ट है सेल्फ कॉन्कर का, उसकी वजह से तुम्हारी एक्सटेंशियल पावर इंक्रीज हो रही है। स्ट्रॉन्ग को मारने का और वीक को असिस्ट करने का, उससे तुम्हारी एक्सटेंशियल पावर इंक्रीज हो रही है। जो यूनिवर्स है वो ज्यादा तरह से रेजोनेट कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम एनवलप्ड हो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब काफी अमाउंट में हाइड्राकल ब्लड में। तुमने A+ रैंक स्किल को एक्वायर कर ली है अनडाइंग रीजनरेशन। तुम्हारी जो इमोर्टल बॉडी है वो कंटिन्यूसली रीजनरेट कर सकती है। यूनिसियोंग ऐसे ही आगे की तरफ जाता है और हंटर कार्ड को पकड़ा होता है उसने और बोल रहा होता है कि वेल तुम गैस नहीं कर सकते है ना कि लाइफ में क्या होगा। मैंने यही सोचा था हमेशा कि जो स्किल्स होती हैं वो बेकार होती है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, पर मेरे को हर तरह की स्किल मिल गई है। इनमें से कोई भी एक स्किल मेरे को A रैंक हंटर बना सकती है अर्थ में। वेल फिर हम बता जाते हैं कि कंप्लीटली इररेलेवेंट है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जो लाइफ ऑफ हंटर से अब ये लाइफ ऑफ कॉन्स्टलेशन को परस्यू कर रहा है, ऐसे ओनिक्स बोल रहे होते हैं। यूनिसियोंग बोलता है क्या तुम जिंदा हो? वेल क्या बंदा है ओनिक्स बोलता है कुछ अपनी भाषा में। यूनिसियोंग बोलता है क्या मैं डिफरेंट लग रहा हूँ तुम्हें? ओनिक्स फिर कुछ बोलता है। यूनिसियोंग बोलता है वेल ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि 1000 ऑफ ईयर्स हो गए हैं, तुम भी मेरे को डिफरेंट लग रहे हो, तुम्हारे पास अब फैमिली भी है। ओनिक्स खुशी से फिर अपना सर ऊपर करता है, वेल क्यूट है। वेल 1 2 3 4 5 बच्चे यूनिसियोंग हाइड्रा की तरफ देखता है और बोलता है मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसे अपने साथ लेके जाऊं, तुम्हें मीट लेदर या बोन्स या कुछ चाहिए? ओनिक्स चिल्लाता है जोर से। ओनिक्स वेल बड़ा अजीब सा मुंह बना रहा होता है। पहले हम बताया जाता है कि ये जो रोक है ये
डर रहा है और सोच रहा है कि यूनसियोंग कैसी कैसी हरकतें करता था बहुत पहले। जो हाइड्रा का कोप से वो टॉक्सिन्स को नीचे गिरा रहा है। ऐसे काटने को तो छोड़ो, इसे टच भी करेंगे तो वो भी बड़ा डेंजरस होगा। यूनसियोंग ऐसे मीट को कट कर रहा होता है। ओनिक्स अपनी भाषा में बोलता है कि बच्चों अपने मुंह को मोड़ लो, देखो मत उस तरफ। यूनसियोंग ऐसे पीसेस में कट कर देता है और उसने पूरी तरह से वेल हड्डियां छोड़ी होती है, मीट छोड़ा ही नहीं होता है। वो बोलता है कि वेल मैंने सब कुछ काट दिया पर ये कुछ ज्यादा बड़ा, मैं ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकता इनको, क्या मेरे को यहीं पे खाना पड़ेगा सभी, मतलब लीव करने से पहले। ओनिक्स कुछ बोलता है। यूनसियोंग बोलता है क्या मुझे कुछ तुम देना चाहते हो, तुम्हें देना नहीं चाहिए। ओनिक्स बोलता है कुछ अपनी भाषा में और अपने मुंह में पकड़ा होता है उसने कुछ। यूनसियोंग बोलता है तुम कुछ ज्यादा ग्रेटफुल हो। यूनसियोंग बोलता है तुम कुछ ज्यादा ग्रेटफुल हो क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली को सेव किया हाइड्रा से। यूनसियोंग ने वो पकड़ा होता है जो ओनिक्स ने दिया होता है। फिर उसे पता लगता है कि वो एक आर्टिफैक्ट है, डायमेंशनल पॉकेट नेकलेस। यूनसियोंग बोलता है क्या डायमेंशनल पॉकेट नेकलेस। वो फिर ग्लो करता है और उसका माउथ ओपन होता है, वो सभी मीट को अंदर की तरफ पुल कर रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो हाइड्रा की बोन्स हैं वो एज अ इंग्रेडिएंट यूज हो सकती हैं और उससे मतलब रेयर आइटम्स और वेपन्स बन सकते हैं। और जो उसका लेदर है वो आर्मर को बनाने के लिए यूज हो सकता है अगर ये अच्छी तरह से प्रोसेस किया जाए तो। यूनसियोंग बोलता है कि परफेक्ट, अब मैं अपने पोर्ट को और मिनरल्स को भी डाल सकता हूँ जो मैंने कलेक्ट किया है। मैंने काफी ज्यादा एडमेंटियम को भी कलेक्ट किया है जब तूने मेरे को लास्ट टाइम देखा था। ओनिक्स बोलता है अच्छा वेल अपनी भाषा में। यूनसियोंग बोलता है कि मेरे पास वो भी है, मतलब एडमेंटियम जो तुमने मुझे दिया था, मैंने अभी प्रोसेस नहीं फाइंड किया है, मतलब कैसे बनाना कुछ, अगर मेरे को पता लग जाएगा तो मैं इसे मेल्ट करूंगा और फ्राइंग पैन और एक कटिंग बोर्ड बनाऊंगा, है ना, अच्छा होगा नहीं। ओनिक्स फिर कुछ बोलता है। फिर वो अपने मुंह से एक क्रिस्टल निकालता है और बोलता है कुछ। यूनसियोंग बोलता है क्या तुम ये भी चाहते हो कि मैं इसे भी लूं, तुमने तब फाइंड किया था जब तुम रॉक्स को खा रहे थे। फिर हमें बताया जाता है कि जिस मोमेंट में यूनसियोंग ने डिसाइड किया कि वो एक कॉन्स्टलेशन बनेगा तब से उसे बाकी कॉन्स्टलेशन के मैसेज दिखने लग पड़े। ये उनके पावर लेवल्स को भी देख सकता है। अब ये पावर लेवल्स को भी देख सकता है बींग्स जैसे कि वेरिगोस और हाइड्रा थे। इसने ऐसे फिगर कर लिए पर्पस क्या और इंस्ट्रक्शंस क्या, मतलब डायमेंशनल पॉकेट को कैसे यूज किया जाए। ये ऐसे ही कि ये मतलब खुद ही पता लगा ले रहा है क्योंकि इसने किसी तरह की इंसाइट और विजडम को पा ली है। ये ऐसे ही कि मतलब ये सिंपली मतलब ये ऐसा बींग बन गया है जो पीक है अपने एग्जिस्टेंस पे। इसने ऐसे वियर्ड एग्जिस्टेंशियल पावर को, एबिलिटी को गेन किया तो ये पता लगा सकता है। अब ये लिसन कर सकता है, सुन सकता है, जो भी वर्ड्स वर्ल्ड बोल रहा है, जो वो बोल रहा है उसे ये सुन सकता है। फिर उसे पता लग जाता है खुद ही कि वो क्या चीज है। वो एक ओरिकैलियम का ओर है। ये एक ऐसा मेटल होता है जो बड़े ज्यादा प्योर मैजिक को एक्सक्लूड कर रहा है और कैलियम एक शार्पेस्ट मेटल है जो कि मैजिक को एक्सक्लूड करता है, और एडमेंटियम में वो हार्डेस्ट मेटल है जो कि एब्जॉर्ब करता है मैजिक को। यूनसियोंग बोलता है कि मैं शार्प ओरिकैलियम से यूटेंसिल बना सकता हूँ जैसे कि नाइव्स और कटलरी, और जो हार्ड एडमेंटियम से मैं फ्राइंग पैन और कटिंग बोर्ड बना सकता हूँ। तो परफेक्ट है। ऐसे एक जो ओनिक्स होता है वो बोलता है कि ये ऐसे थोड़ा सा पागल सा लगेगा पर ये अच्छा इंसान है। उसकी वाइफ बोलती है सच्ची। वैसे मीट रखा होता है, यूनसियोंग ने सारा डाल लिया होता है उस पॉकेट में, वेल जितना हो सकता है। वो बोलता है कि मैं ये गैस कर सकता हूँ कि स्टोरेज आर्टिफैक्ट के पास भी इनफाइनाइट कैपेसिटी नहीं होती है। अब कोई हेल्पिंग नहीं है, चलो हम इसे ईट ही करते हैं फिर रेस्ट करते हैं। यूनसियोंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें भी खाने दूंगा ऐसे ही। ओनिक्स डरता है और वहां से भागता बढ़ जाता स्पीड से। फिर हमें बताया जाता है कि 1000 ऑफ ईयर्स उसने डीमन इन को ऑपरेट किया। फिर उसने खुद ही मतलब खाना खुना बनाने का जो रिसर्च थी उसने वहीं पे की वो, और इसीलिए नेचुरली यूनसियोंग चोई की जो एबिस कुकिंग स्किल थी वो बड़ा ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच गई। पर ये जो इंग्रेडिएंट है ये इतना ज्यादा आसान है जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये उस बीइंग का मीट है जिसने कॉन्स्टलेशन का सब्जेक्ट बनने के लिए मना कर दिया था और वो सर्वाइव भी कर पाया। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो उसने कभी नहीं देखा था डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर की। जो मॉन्स्टर होते हैं एबिस के वो पावर देते हैं अगर उनके मीट को खाया जाए तो, पर अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाए तो वो एक हार्मफुल पॉइजन भी बन सकता है। पर यूनसियोंग चोई वापस नहीं गया, मतलब उसने हार नहीं माननी। उसके लिए ये ट्रिकी सा इंग्रेडिएंट हैंडल करना भी ट्रेनिंग है। वो फिर उस मीट को कट कर देता है अपने हैंड से ही। यूनसियोंग बोलता है चलो ट्राई कर लो, अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारी मसल लॉस रोक लॉस होगा, तुम्हारे पास बच्चे भी हैं उनका ध्यान भी रखना है तुम्हें। ओनिक्स बड़ा ज्यादा हैरान होता है। यूनसियोंग बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए रो तैयार किया, मतलब कच्चा ही, अगर तुम्हें कुकड नहीं पसंद है तो तुम ऐसा भी खा सकते हो। ओनिक्स कुछ बोलता है और उसकी ट्रांसलेशन ये है कि मैं तो रॉक्स खाता हूँ। यूनसियोंग बोलता है कि तुम्हें ऐसा स्टफ भी खाना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से पावरफुल रहने के लिए। फिर हम बताया जाता है कि एक वार्म और फेम वॉइस थी जिसका कोई भी इंटेंशन नहीं है पीछे हटने का, और ऊपर से ये सेवियर था ओनिक्स का जिसने मतलब हाइड्रा को डिफीट किया है। पर सीधी सी बात है ये स्ट्रॉन्गर बीइंग है। जो ओनिक्स है वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी हाइड्रा से भाग सकता था पर वो यहाँ से नहीं भाग सकता कि मतलब उसे ड्रावना पॉइजन मीट खिलाया जा रहा है। ओनिक्स कामते कामते खा रहा होता है। यूनसियोंग बोलता है कि ये अच्छा है, गुड बॉय। वो फिर ओनिक्स खा ही लेता है आंख बंद करके उसे। ओनिक्स जैसे खाता है उसे तो उसे कुछ
होता है। वो फिर अपने माउथ को ओपन करता है और उससे एक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है और उसकी आईज से भी। यूनसिंग बोलता है क्या ये अच्छा था? है यूनसिंग बोलता है अच्छा था ना, है ना, मैंने कहीं पे सुना कि स्नेक ऐसे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो ओनिक्स बड़ा सा खुशी से बोल रहा होता है कि बच्चों ट्राई करो इसे, हनी तुम भी। वेल अपनी वाइफ को बोल रहे हैं। यूनसिंग बोलता है मैं ग्लैड हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा। ओनिक्स कुछ बोल रहा होता है यूनसिंग को। यूनसिंग बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि हाइड्रा मीट में मतलब पॉइजन क्यों नहीं है? यूनसिंग बोलता है कि हाँ मैंने ध्यान रख लिया उसका, मैंने वो हटा दिया है। मैं कैसे अपने फ्रेंड और उसकी फैमिली को पॉइजन दे सकता हूँ खाने के लिए? वो सभी ओनिक्स यूनसिंग की तरफ देख रहे होते हैं हैरानी से। फिर यूनसिंग को मैसेज आता है कि जो जाइंट स्टोन और उसकी फैमिली है वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती है पूरी तरह से। यूनसिंग हैरान होता है। यूनसिंग बोलता है ये तो। फिर उसे फिर से मैसेज आता है कि तुम्हारे जो नंबर ऑफ फॉलोवर्स है एज अ कॉन्स्टलेशन वो भी इंक्रीज होते हैं, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है कॉन्स्टलेशन की और एक्सटेंशन पावर है वो भी इंक्रीज हो रही है। वो सोच रहा होता है कि मैं फील कर सकता हूँ स्ट्रेंथ को जो मेरे स्नेक फ्रेंड मेरे को सेंड कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि यूनसिंग चोई ने फाइनली अंडरस्टैंड कर लिया है कि क्या रीजन है कि कॉन्स्टलेशन अपने फॉलोवर्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और जो रीजन है कि इतने ज्यादा कॉन्स्टलेशन अर्थ में इंटरेस्टेड क्यों है। वो एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें बिलियंस ऑफ पोटेंशियल फॉलोवर्स हैं। जिस कॉन्स्टलेशन का हाथ पड़ जाएगा अर्थ पे, उसके पास बड़ी ज्यादा एक्सटेंशियल पावर मिलेगी, तो वो पूरे एंटायर एबिस को हिला सकता है। यूनसिंग बोलते हैं कि मुझे रास्ता फाइंड करना पड़ेगा अर्थ में वापस जाने का जल्दी से ही, उससे पहले कि गोडस की जो प्रोफेसी है वो सच्ची हो जाए। ओनिक्स मीट खा रहा होता है। यूनसिंग बोलता है क्या कुछ गलत हुआ है क्या? ओनिक्स भी कुछ बोलता है। यूनसिंग हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। यूनसिंग बोलता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा फूल कैसे गई, तुम इतने ज्यादा बड़े कैसे हो गए हो? ये इसी वजह से हुआ क्या मैंने तुम्हें ऐसी चीज खिलाई है जो तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं बनी है? वेल होती हैं ऐसी चीजें जो मतलब तुम ऐसा फूड होता है जिसे तुम पेट को नहीं खिला सकते हो। ये जैसा कि मतलब डॉग्स को चॉकलेट नहीं खिलाते और ग्रीन अनियन कैट्स को नहीं खिलाते हैं। क्या हाइड्रा मीट स्टोन सरपेंट्स के लिए बुरा होता है? क्या ये तुम्हारे लीवर को अनहेल्दी बनाता है? या ओनिक्स चिल्लाता है जोर से। वो बोलता है नहीं। यूनसिंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, मैं नहीं लूंगा उसे। फिर ओनिक्स खुश हो जाता है। यूनसिंग बोलता है ठीक है खा लो तुम। फिर हम बताया जाता है कि ऐसे तो टाइम स्पेंड करना फ्रेंड के साथ वो फन था, पर यूनसिंग चोई ज्यादा नहीं रह सकता यहाँ पे। ये ऐसे अपनी जर्नी को नहीं रोक सकता कॉन्स्टलेशन बनने के लिए। इसी तरह की कंसिस्टेंसी थी, मतलब इसी तरह का माइंड था इसका ट्रेन करने का, तो ही गोडस ने इसे पिक किया। तभी यूनसिंग को ओनिक्स बोल रहा होता है क्या तुम बोल रहे हो वहां पे कुछ है उस टेरिटरी में? ओनिक्स फिर बोलता है कुछ। यूनसिंग आगे की तरफ देख रहा होता है। ओनिक्स ने कुछ ड्रॉ किया होता है। वेल पता नहीं क्या चमगादड़ बनाया हुआ ये। यूनसिंग बोलता है ये तुमने ड्रॉ किया? ये तुमने बनाया क्या है? ओनिक्स कुछ बोलता है। यूनसिंग बोलता है एक डीमन। ओनिक्स फिर कुछ बोल रहा होता है। यूनसिंग बोलता है ये डेंजरस है और खासकर इसका फेस। ओनिक्स फिर कुछ बोलता है। वेल इनको ट्रांसलेशन देनी चाहिए थी। यूनसिंग बोलता है अच्छा। यूनसिंग सोच रहे थे मेरे पास कुछ क्लू नहीं है क्या बोल रहा है। वेल मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूनसिंग बोलते है एक डेंजरस डीमन। वो सोच रहा होता है क्या वो सच्ची मुझे डेंजरस होगा मेरे लिए इस पॉइंट पे? मैंने इतने ज्यादा डेविल से फाइट की है और लड़ लड़ के तो मैं तो थक ही गया था डोमिनेटर ऑफ ब्लड एंड वॉर की टेरिटरी में। इसका क्या मतलब वहां पे एक ऐसा डीमन है जो कि वेरिगोस से भी ज्यादा ताकतवर और हाइड्रा से भी उस टेरिटरी में। यूनसिंग फिर अपनी स्किल्स के बारे में सोचता है। स्ट्रॉन्ग को मारो और वीक को असिस्ट करो और रेजोनेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनसिंग बोलता है ये इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। लुजंग फिर उस टेरिटरी में कूद जाता है। उसे मैसेज आता है कि तुमने कॉन्स्टलेशन ऑफ ड्रीम एंड ग्रीड की टेरिटरी में एंटर कर लिया है। जो नियर बाय कॉन्स्टलेशन है वो तुम्हारे ऊपर आंख रख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। जो सर्वेंट्स है कॉन्स्टलेशन ऑफ ड्रीम एंड ग्रीड के, उनको पता लग गया तुम्हारे बारे में और वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। यूनसिंग बोलता है क्या वो मेरे तरफ आ रहे हैं मेरे को मिलने के लिए? तो एक एंजल टाइप आ जाती है, बोलती क्या तुम अनडिफीटेड अवतार ऑफ ट्रेनिंग हो? यूनसिंग बोलता है हाँ करेक्ट है। वो बोलती है एंजल कि हम वेलकम करते हैं तुम्हें कॉन्स्टलेशन। वो फिर अपने विंग्स को फोल्ड कर लेती है। वो बोलती है वेल बोलता है कि जो मेरे मास्टर वो बोल रहे हैं कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यूनसिंग को मैसेज आता है कि जो नाइटमेयर इनक्यूबस है वो साउल एन्चेंट तुम्हारे ऊपर यूज कर रही है। जो इनर स्ट्रेंथ है डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक की वो ब्लॉक कर रही है उसे। यूनसिंग बोलता है ये रूड नहीं है, तुम ऐसा कैसे ग्रीड कर सकते हो अपनी पावर को मेरी तरफ यूज करके? वो इनक्यूबस बोलती कि मुझे माफ कर दो, ये ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम ये भी बिलीव करते हैं कि ये बेकार सी एबिलिटीज तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेंगी, है ना ग्रेट कॉन्स्टलेशन। वेल वो कंटिन्यूसली अपना टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं यूनसिंग के ऊपर, वो ब्लॉक हो जा रही होती है। यूनसिंग बोलते हैं मैं कॉन्स्टलेशन नहीं ऊपर। इनक्यूबस बोलते कि हम बिलीव करते तुम जल्दी बन जाओगे। यूनसिंग सोच रहा होता है कि ये सबसे ज्यादा काइंडेस्ट थिंग सुनी है मैंने पूरे एबिसिस में। यूनसिंग बोलते हैं अगर क्या होगा अगर मैं तुम्हारे मास्टर को मिलने से मना कर दूंगा? इनक्यूबस बोलती है तो जो मास्टर वो तुम्हें तुम्हारे रास्ते में भेज देंगे, पर हम कसम खाते हैं अपने मास्टर के ओनर की कि ये ऐसी चीज है जिससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यूनसिंग सोच रहा था अगर ये ऐसा चाहते हैं फिर बोलते ठीक है मैं मिलूंगा उनसे। और अगर सोचा जाए तो बाय चांस तुमने सुना है क्या अर्थ के बारे में? वो एक
प्लेनेट है एबिस के बाहर। इनकुबस बोलता है क्या तुम बात कर रहे हो अर्थ के बारे में? वेल मेरे को लगता है कि मैंने एक रूमर सुना हुआ है काफी ज्यादा पहले। वहां पे गेट्स बना दिए गए थे मतलब कुछ टाइम पहले, तो जो नियर बाय कॉन्स्टलेशन थे उन्होंने एक आर्गुमेंट की थी। यूनिसिम बोलते हैं क्या? इनकुबस बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ रूमर ही सुना है, बस यही था। मेरे मास्टर को ज्यादा पता होगा, तुम्हारे पास तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है क्या अर्थ के ऊपर? यूनिसिम बोलता हाँ। इनको बस बोलती है कि हाँ मैंने सुना है कि वहाँ पे बड़ा सा लार्ज अमाउंट ऑफ साउल है, अगर तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो तो वो तुम्हारे लिए बड़ा सा ग्रेट हेल्प होगा। यूनिसिम बोलता है कि वो नहीं है जो मैं प्लान कर रहा हूँ करने के लिए। इनको बस बोलती है अच्छा तो तुम्हारा रीजन क्या है? यूनिसिम बोलता है मैं प्लान कर रहा हूँ कॉन्स्टलेशन को रोकने के लिए जो कि अर्थ पे कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको बस हैरान होती है और बोलती है कॉन्स्टलेशन तुम स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पर तुम ज्यादा ऑनरेबल भी हो। यूनिसिम सोच रहा होता है कि इन्हें नाइटमेयर बोला जाता है पर ये देखने से काइंड है और नाइस डीमंस है, ऐसे तो वो अपनी एन्चेंटिंग स्किल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पर वो इतने ज्यादा डेंजरस डीमन नहीं लगते हैं। तभी हमें एक और ड्रीम डीमन दिखा देता है जो चिल्ला रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि डिजायर, मेरे को अपनी डिजायर दो। वो भी यूनिसियों की तरफ बार बार अपने अटैक्स कर रहा होता है साउल के वेल एक तरह से, पर उसकी जो एनर्जी होती है डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक की वो उसे रेजिस्ट कर दे रही होती है। वो बाकी गार्ड्स ने पकड़ के रखा होता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे को जाने दो, मेरे को पता है कि तुम गाइस भी खाना चाहते हो इसकी डिजायर को, चलो साथ में खाते हैं। वो जो प्योर इनोसेंट और स्वीट डिजायर्स हैं, एक डिजायर एंडलेस ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ की, मैं पागल हो जाऊंगा सिर्फ एक बाइट। तो गार्ड्स बोलते चुप हो जाओ, तुम्हें 300 साल तक हम सील करेंगे। यूनसेंग हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है ये क्या चीज थी? इनको बस बोलती है कि वो वेल नाइटमेयर सच्ची मुच्ची बड़ा वीक्स होते हैं डिजायर के केस में, मतलब कुछ इच्छा के केस में। यूनसेंग बोलता है क्या तुम लोग दूसरों की डिजायर पे जीतते हो? इनको बस बोलती है हाँ, पर मेरे पास प्रोबेबली ऐसे मतलब एडिबल डिजायर नहीं है। मैं ऐसी हूँ जिसको मतलब ना ही कोई लवर की जरूरत है, ना ही गुड फूड की जरूरत है, ना ही कम्फी बेड की जरूरत। यूनसेंग बोलता है पर मेरे पास ऐसे कोई डिजायर नहीं है मतलब एडिबल। मैं ऐसा हूँ जिसको ना ही लवर चाहिए, ना ही अच्छा फूड चाहिए, ना ही कम्फी बेड चाहिए। तो फिर इनको बस बोलती है नहीं तुम्हारी डिजायर वो है। फिर वो मतलब उसके मुंह से पानी गिर रहा होता है। वो बोलती है कि एक स्ट्रेट और प्योर डिजायर, वो ट्रेनिंग की, वो बड़ा फ्रेगनेंट और स्वीट है। वेल ये भी पागल हो गई डिजायर के चक्कर में। यूनसेंग हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। इनको बस बोलती है, यूनसेंग उसकी तरफ हैरानी से देख रहा होता है और वो उससे थोड़ा सा दूर चला जाता है। इनको बस बोलती है कि अच्छा हम ठीक है, हम कंट्रोल कर सकते हैं परफेक्टली अपने डिजायर को, वेल दूसरों के डिजायर को ईट करने के लिए। यूनसेंग बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। इनको बस बोलते मैं एक स्लेव हूँ, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरा बिलीव करो प्लीज। वो फिर एक प्लेस पे पहुंच जाते हैं। इनको बस बोलती है कि ये है कॉन्स्टलेशन ऑफ ड्रीम एंड ग्रीड की रेजिडेंस, अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम मास्टर से मीट कर सकते हो। यूनसिंग बोलते तुम नहीं आना चाहते मेरे साथ? इनको बस बोलते कि एक मेरी तरह इनसिग्निफिकेंट बीइंग कैसे तुम दो कॉन्स्टलेशन की कन्वर्सेशन के बीच में आ सकता है? यूनसिंग बोलते मैंने तुम्हें पहले बोला है मैं भी कॉन्स्टलेशन नहीं हूँ और तुमने मुझे गाइड किया है तो आगे भी तुम ही जाओगी। इनको बस बोलती है खुशी से सर कॉन्स्टलेशन, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि किसी ने मेरे को इस तरह से ट्रीट किया और बोला है। वो फिर आगे आगे जा रही होती है। यूनसिंग सोच रहा था कि अगर कुछ हो मतलब गलत हो, अगर चीजें कुछ गलत चल जाएं तो मैं इस गाय को एज अ शील्ड यूज करूंगा, क्योंकि कॉन्स्टलेशन अपने स्लेव्स को ऐसे खोना नहीं चाहते हैं। अगर मैं फेस टू फेस एनिमी के सामने आ जाऊंगा तो वो डेफिनेटली अपनी पावर को यूज करेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उनकी टेरिटरी में हूँ। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना मर्जी स्ट्रेंज क्यों ना हो। ऐसे तो उसने मुझे इन्विटेशन सेंड किया है पर यूनसियोंग ऐसे मतलब इस अनइजीनेस को फील नहीं कर मतलब छोड़ नहीं पा रहा है, कुछ उसे गलत लग रहा है। जो नेम है अनडिफीटेड अवतार ऑफ ट्रेनिंग वो ऐसे नहीं है जो सभी को दिया जा सकता है। यूनसियोंग फिर गेट पे पहुंच जाता है। यूनसियोंग जैसे एंटर करता है वो हैरान हो जाता है। वो इनको बस की तरफ देखता है और बोलता है कि ये हैरानी की बात नहीं है कि मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि मैं अभी अभी उठा, ये अभी भी सो रहा है, क्या हुआ? वो जो इनको बस होती है वो सोई होती है और वो बोल रही होती है तुम्हारी डिजायर वो बड़ा स्वीट है, बहुत ज्यादा स्वीट। तो उसे कोई बोलता है कि जो मेरा स्लेव है वो भी ड्रीम ले रहा है, बहुत अच्छा ड्रीम। ये ऐसा ड्रीम है जिसमें वो तुम्हारी डिजायर को जितना मर्जी चाहे उतना खा रहा है। उस ड्रीम में तुमने इसे अप्रूवल दे दिया। यूनसिंग हैरानी से बोलता है कि कॉन्स्टलेशन ऑफ ड्रीम एंड ग्रीड, वहाँ पे एक बच्चा टाइप होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम सही बोल रहे हो। तो तुम वो कॉन्स्टलेशन जितने कुछ ज्यादा मतलब ट्रबल कोज किया और काफी ज्यादा सीन क्रिएट किया अब इसमें रिसेंटली, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वेल एक बच्ची होती है वो। यूनसिंग बोलते मुझे माफ कर दो, मैं भी कॉन्स्टलेशन नहीं हूँ, मैं भी बड़ा दूर हूँ उससे। वो कॉन्स्टलेशन बोलती है नहीं, जब से तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम एक कॉन्स्टलेशन की पाथ पे जाना चाहते हो तो तुम तब इसे कॉन्स्टलेशन हो। जो चीजें तुम अभी कर सकते हो वो सेम एज कॉन्स्टलेशन ही है। तुम मुझे ये बताओ तुम एक्सटेंशियल पावर को नहीं यूज कर सकते हो? यूनसिंग सोच रहा होता है कि अच्छा ये है मास्टर ऑफ नाइटमेयर्स, ये तो बच्चे की तरह दिख रही है। फिर हमें बताया जाता है कि जब यूनसिंग पहली बार मतलब इस रेजिडेंस में एंटर हुआ था, यूनसिंग मतलब जैसे अंदर गया था तो कुछ अजीब सा फील कर रहा था। उसे ऐसे मतलब वो खुद ब खुद ही सोच रहा था अंदर ही अंदर की क्या काफी ज्यादा नहीं हो गया है, मैं टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर से ट्रेन कर रहा हूँ और ऐसे अब इसमें घूम रहा हूँ। मैंने डिवाइन सेलेस्टियल टेक्निक को मास्टर कर दिया और पीक रैंक में पहुंच गया हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स के पीक में पहुंच गया हूँ।
क्या मेरे को सच्ची में कॉन्स्टलेशन बनना चाहिए? क्या मैं शांति से क्यों नहीं रहता? तो फिर ऐसे अपने आइज को क्लोज कर लेता है और फिर एकदम से जाग जाता है। वो बोलता है ये पीस। फिर वो अपने सर के ऊपर हाथ रखा होता है, मतलब फिर करंट सिचुएशन का सीन दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि ये जो टेरिटरी है मेरे सर में घुसने की क्यों सोचती रहती है हर बार, मतलब तुम्हारी टेरिटरी कैसी है? ये टेम्पटेशन जो तुमने मुझे दिखाई और ये थॉट्स जो थी ये अच्छी थी। वेल जैसे वो एंटर किया था तो इन्फ्लुएंस हो गया था उसके ऊपर ड्रीम्स का। ट्रांसलेशन ऑफ नाइटमेयर बोलती है कि वेल वैसे ही होते हैं ड्रीम्स और डिजायर्स। जो भी इस रूम में एंटर करते हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है उनके डिजायर से और वो शांति हो जाए, मतलब वो और पीसफुल हो जाते हैं। अगर तुम कॉन्स्टलेशन नहीं हो तो ये डिफिकल्ट है टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना। तुमने अभी तक खुद को अवेकन नहीं किया है। यूनसिंग बोलता है अवेकन नहीं किया है क्या मतलब? कॉन्स्टलेशन ऑफ नाइटमेयर्स बोलती है कि तुम यही सोच रहे हो, मतलब वो क्या चीज है ना। मैं तुम्हें पूरी तरह से डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यूनसिंग बोलता है क्या तुम कुछ चाहते हो मेरे से? कॉन्स्टलेशन ऑफ नाइटमेयर बोलती है मैं तुम्हें हमेशा एक्सप्लेन कर सकती हूँ पर अगर तुम हमारी अलायंस को ज्वाइन करो। यूनसिंग बोलता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक अलायंस के बारे में बोलोगे। मैंने ये सोचा था कि जो कॉन्स्टलेशन है वो बड़े ज्यादा लालची बीइंग्स होते हैं। कॉन्स्टलेशन ऑफ नाइटमेयर हंसते हुए बोलती है कि वेल ये तो करेक्ट है क्योंकि कॉन्स्टलेशन होते ही लालची हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं होती है सेल्फिश बनने के अलावा। अगर कोई इंसान लालची ना हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि डिस्ट्रक्शन ही ना हो, पर लालची ना होना कभी कभी मतलब अलायंस की तरफ लेके जा सकती हैं दूसरों से। यूनसिंग बोलते मैं समझता तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हारा ये कहने का मतलब कि तुम बेनिफिट पाओगे अगर तुम मेरे साथ अलायंस फॉर्म करो। कॉन्स्टलेशन बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। जो इंसान है, जो मॉर्टल्स है, वो सोचते हैं कि हम गॉड्स हैं या फिर किसी तरह के वैसे जीव हैं, पर जो कॉन्स्टलेशन की लाइफ है वो इजी नहीं होती है। अगर कॉन्स्टलेशन दिखाएगा कि वो थोड़ा सा वीक हो रहा है तो जो स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टलेशन होते हैं वो इमीडिएटली उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और वीकर कॉन्स्टलेशन को सर्वाइव करने के लिए उनको ट्रस्ट वर्दी अलायंसेस चाहिए होती है। और अगर कुछ कॉन्स्टलेशन की बात की जाए तो जो माइंडसेट होता है, मतलब जैसे फिटेस्ट का सर्वाइवल, वो ज्यादा फेवरेबल फ्यूचर नहीं होता उनके लिए। जो पावर हंग्री कॉन्स्टलेशन होते हैं वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन को ही कोज करते हैं। उन्हें सिर्फ डिस्ट्रक्शन को ही जानते हैं। उस तरह की मिजरी में मतलब कौन सोच सकता है मतलब टेम्पटेशंस के बारे में? तो कौन फीड कर सकता है नाइटमेयर्स को? यूनसिंग बोलता है कि तुम्हारी टेरिटरी को एक्सपेंड करने से ये इश्यू सॉल्व नहीं हो जाएगा, या फिर तुम और ज्यादा स्लेव्स को ला सकते हो, फिर तुम उनकी टेम्पटेशंस को मतलब यूज कर सकते हो। तो कॉन्स्टलेशन बोलती है कि क्या हम किसी तरह के टेम्पटेशन और डिजाइन फार्म को यूज करें, इसी तरह का कुछ। वेल इस कॉन्स्टलेशन की पावर टेम्पटेशन और डिजायर से इंक्रीज होती है। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम नहीं सोच सकते क्योंकि तुम एक मोर्टल थे। वेल मोर्टल वही जो खत्म हो सकता है, मर जाता है। यूनसिंग बोलता है कॉन्स्टलेशन बोलती है अनडिफीटेड अवतार ऑफ ट्रेनिंग। कॉन्स्टलेशन एंजॉय नहीं कर सकते हैं फ्रीडम को जैसे मोर्टल्स एंजॉय करते हैं। जैसे जो डिफीट है और लेजीनेस है वो तुम्हारे लिए परमिटेड नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो टाइटल ही वैसा है। मैं वैसे ही मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकती जो इस टेरिटरी के बाहर है, टेरिटरी ऑफ ड्रीम एंड डिजायर के, जैसा मैं चाहूँ। अगर मैं चाहती नहीं मतलब रिस्क करना, अपनी एक्सटेंशियल पावर को लूज करना और एक वीक बीइंग बनना, मेरे को हाई क्वालिटी और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजायर को ही मतलब देना पड़ेगा नाइटमेयर्स को। वैसे सिंपल डिजायर्स नहीं जो मतलब फियर और धमकाने से मिलते हैं, पर ऐसे डिजायर जो मतलब वर्ल्ड को चेंज करने से मतलब निकलते हैं फिर मिलते हैं। और पीपल की डिजायर कुछ अचीव करने की, मैं ऐसे अगर नाइटमेयर्स और डिजायर्स को दूंगी तो ही कुछ होगा। मैं सिर्फ गॉड्स ऑफ नाइटमेयर हूँ, मैं रियलिटी को चेंज नहीं कर सकती हूँ। यूनसिंग बोलता है तो तुम भी दूसरों के मतलब बिना नहीं जी सकते हो, पैरासाइट की तरह नहीं हो। वेल वो पी बोलता है कंप्लीट नहीं करता है, कॉन्स्टलेशन कंप्लीट करती है पैरासाइट की तरह, है ना। यूनसिंग बोलता है मैं बोलने लगा था पर मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा ये। तो बेसिकली तुम अलायंस को फॉर्म करना चाहते हो जो वीक है और लेस ग्रीडी कॉन्स्टलेशन उनके साथ। वो कॉन्स्टलेशन बोलते हैं तुम सही बोल रहे हो। यूनसिंग बोलता है पर तुमने कुछ ज्यादा वीकनेस को रिवील नहीं कर दिया अपनी मेरे सामने, अगर मैं ग्रीडी हो जाऊं तो। वो कॉन्स्टलेशन बोलती है कि वो केस हो सकता है, पर मैंने सोचा कि तुम बाकी कॉन्स्टलेशन से ज्यादा अच्छे हो। हम बता देते हैं कि जो कॉन्स्टलेशन ऑफ ड्रीम एंड ग्रीड है उसने यूनसियोंग को ये नहीं बताया कि उसकी जो जजमेंट है वो ज्यादा अच्छी है। वेल ये लड़का है, सॉरी हिज, क्योंकि यूनसियोंग की जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स है वो पहले देख लिए हैं कॉन्स्टलेशन ने जब वो जैसे एंटर किया था रूम में। अगर उसने कुछ और ड्रीम्स एंड डिजायर दिखाए होते तो वो कभी भी अलायंस की बात नहीं करती इसके सामने। यूनसियोंग बोल रहा था क्या तुम, यूनसियोंग बोलता तुम कुछ ज्यादा केयरलेस नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी चीज कुछ करनी चाहिए यहाँ पे। फिर हमें बताया जाता है कि जो कॉन्स्टलेशन है वो देख सकती है मैसिव डिजायर को यूनसियोंग से, पर कोई भी ऐसी डिजायर नहीं थी मतलब कॉन्क्यूरर करने की या फिर पावर को उससे फील हुई ऐसी। जो भी उसने देखा वो यही था कि मतलब 1000 टाइम पंच करना सेलेस्टियल पंच डे, बस उसने यही देखा। मतलब उसमें यूनसियोंग बोल रहा होता है कि 1000 पंचेस सेलेस्टियल पंच की एक दिन में, मैं सोचूंगा नहीं ज्यादा, मसल लॉस हो जाएगा, स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा, मेरे को करना है। कुकिंग इंग्रेडिएंट के साथ है अब इसमें। मैंने अभी अपने ट्रेनिंग रूटीन को फिनिश नहीं किया। वेल ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ही चल रही है
होती है। ये एक एंडलेस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग का डिजायर था, तो ये कॉन्स्टलेशन यूनसेंग में बिलीव करती है। यूनसेंग बोलता है अच्छा, वेल ये ट्रस्टवर्दी लग रहा है, पर मुझे कुछ और चीजें पूछनी है। वो कॉन्स्टलेशन बोलती है प्लीज कुछ भी पूछ सकते तुम, मैं आंसर कर दूंगी जितना मतलब बेस्ट कर सकती हूँ अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली। यूनसेंग बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा अलायंस में, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। वो कॉन्स्टलेशन हैरान होती है। यूनसेंग बोलता है मेरे को भी खुद की चीजें करनी है, तो मैं इतना ज्यादा असिस्टेंस नहीं दे सकता तुम्हें। वो कॉन्स्टलेशन हंसती है और बोलती है कि मैंने कभी भी तुम्हारी तरह कॉन्स्टलेशन नहीं देखा है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हो बेनिफिट्स से पहले अलायंस के। अगर दूसरे कॉन्स्टलेशन अटैक नहीं करेंगे अलायंस में तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे मतलब बेमतलब के नीडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अटैच करना सही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टलेशन ऐसी चीजें नहीं करते हैं जिससे उनको फायदा नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास कोई चीजें हैं मतलब करने के लिए, तो तुम जा सकते हो और कर सकते हो। जो बैटल्स होती है कॉन्स्टलेशन के बीच में वो बड़े ज्यादा सालों तक रहती हैं, तो चाहे तुम कहीं भी हो तुम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी टाइम में। यूनसेंग बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी लाइंस को एक्सेप्ट कर। वो कॉन्स्टलेशन बोलता है कि अच्छी चॉइस है, वह लड़की की तरह क्यों बनाया है बच्चा इन्होंने। यूनसेंग बोलता है कि मैं सिर्फ एक रूकी कॉन्स्टलेशन ही हूँ, मैं अभी अभी बना हूँ। तो यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजरस कॉन्स्टलेशन भी होते हैं जो कि मेरी मतलब पोजीशन को थ्रेट करने की कोशिश करेंगे। फिर हमें बताया जाता है कि यूनसेंग चॉय का खुद का प्लान है। उसने सोचा कि एक अलायंस को फॉर्म करने से मतलब ज्यादा अच्छा होगा, मतलब अकेले रहने से, और इससे इसको खुद रास्ता मिल जाएगा अर्थ में वापस जाने का। ये भी एक तरीका ही है। उसे मैसेज आता है कि तुम एसोसिएशन ऑफ स्मॉलर कॉन्स्टलेशन में एंटर हो गए हो। यूनसेंग सोचता है क्या। उसे फिर से मैसेज आता है कि एक कॉन्स्टलेशन को अपने वर्ड्स पे मतलब टिके रहना पड़ता है। अगर तुम अपने प्रॉमिस को कीप अप नहीं करोगे तो तुम्हारी एक्सटेंशियल पावर पे फर्क पड़ेगा। यूनसेंग बोलता है वेट, ये कैसा नाम है अलायंस का, ये ऐसे क्यों रखा है जैसे कि ओल्ड मैन का ग्रुप है। वो कॉन्स्टलेशन बोलता है कि अच्छा नाम नहीं है। यूनसेंग बोलता है वेल ठीक ही है। वो सोच रहा था कि ये सीरियस है, काफी ज्यादा टाइम हो गया कि मेरे पास कोई सोशल लाइफ थी। उसे फिर मैसेज आता है कि कॉन्स्टलेशन को अपने मतलब वर्ड्स पे टिके रहना पड़ता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारी एक्सटेंशियल पावर कम हो जाएगी। वो कॉन्स्टलेशन बोलता है कि परहैप्स तुम्हें नाम पसंद नहीं है। यूनसेंग बोलते नहीं, मैंने सोचा कि नाम अच्छा है, अपने दिल के अंदर से ऐसा सोचा मैंने। वो कॉन्स्टलेशन बोलती है सच्ची। तभी वहां पे एक फायर का टोर्नेडो आ जाता है। उसे मैसेज आता है कि जो कैट ऑफ लावान मैग्ना है वो अपने फ्रंट पा को वेव कर रही है तुम्हारे तरफ एज अ वेलकम साइन। ये ऐसा बोल रहे कि वो ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करता तुम्हें अगर तुम उसके सर्वेंट बन जाते तो। तुम क्या स्टूपिड हो कि तुम अलायंस ऑफ स्मॉलर कॉन्स्टलेशन में एंटर कर रहे हो। वेल एक बिल्ली टाइप होती है, वो भी कॉन्स्टलेशन होती है जो पहले मैसेज कर रही थी यूनसेंग को। यूनसेंग बोलता क्या एक कैट। यूनसेंग बोलता अब मुझे याद आया, मुझे लग रहा है कि मैंने पहले इससे बात की थी, क्या तुम भी पार्ट हो अलायंस ऑफ स्मॉलर कॉन्स्टलेशन की। फिर उसे मैसेज आता है कि कैट वेलकम कर रही है एक बेवकूफ कॉन्स्टलेशन को अलायंस में द्वारा। यूनसेंग बोलता है कि तुम मेरे सामने हो पर तुम टेलीपैथी से की कम्युनिकेट कर रही हो। कॉन्स्टलेशन ऑफ नाइटमेयर्स बोलती है कि नहीं, जो कॉन्स्टलेशन है वो यूजुअली अपनी टेरिटरी को नहीं छोड़ते हैं। ये जो मीटिंग है अलाइड कॉन्स्टलेशन की एक वर्चुअल मीटिंग है, मतलब किसी तरह का रख लो। यूनसेंग सोचा तो अच्छा मुझे समझाया, तो मतलब अर्थ के हिसाब से एक जूम मीटिंग की तरह होगी। तो जो बाकी कॉन्स्टलेशन है अलाइड वो ऐसे मीटिंग करते होंगे। यूनसेंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो अलाइड कॉन्स्टलेशन, वेल वो दोनों मुंह घेर रहे होते हैं यूनसेंग से। यूनसेंग बोलता है मुझे मत बोलना कि इस अलायंस में सिर्फ तुम दोनों ही हो। वेल उन दोनों के पसीने छूट रहे होते हैं। फिर उसे मैसेज आता है कि कैट को गुस्सा चढ़ रहा है। वो बोल रही है कि इससे क्या है, मतलब इसमें गलत क्या है। कैट थ्रेट कर रही है तुम्हें कि वो तुम्हें गिफ्ट नहीं देगी जो उसने प्रिपेयर की है अलायंस में एंटर करने के लिए। यूनसेंग बोलते नहीं, मैं ऐसे डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, पर गिफ्ट। उससे मैसेज आता है कि कैट ने सुना है कि तुम एडमेंटियम और ओरिकेलम को कलेक्ट कर रही हो। कैट बोल रही है कि अगर तुम कुछ चाहते हो मतलब विश करना मतलब बनाना, तो तुम बोल सकते हो इसे। कॉन्स्टलेशन ऑफ नाइटमेयर बोलती है कि एक फेमस ब्लैक स्मिथ कॉन्स्टलेशन है अब इसमें। यूनसेंग हैरान होता है। कॉन्स्टलेशन ऑफ नाइटमेयर बोलती है कि इसने बोला कि अगर तुम अलायंस में एंटर करोगे तो ये तुम्हारे लिए वेपन बनाएगा एज अ गिफ्ट।